अस्सलामुअलैकुम। अंडरग्राउंड सेल वाले थोड़ी देर तक मुतमईन रहे थे, क्योंकि एक अफसर आर्मी हेडक्वार्टर से तस्दीक कर चुका था कि किसी टॉप सीक्रेट मामले में कैदी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन आर्मी के एक आला अफसर प्लास्टिक सर्जरी के एक माहिर के साथ वहाँ आया। उसके साथ मेरे कद्दो कामत का एक शख्स था। उसे सर्जरी के जरिए डमी फरहाद बनाने का इरादा था। ऐसे वक्त वह माहिर कैदी फरहाद को भी सामने रखकर उसके चेहरे की स्टडी करना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि तय खाने के सेल में कैदी फरहाद नहीं है। उसे हेडक्वार्टर ले जाया गया है। हेडक्वार्टर से राब्ता किया गया। वहां से कहा गया ये गलत है, यहां से ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि फरहाद को हेडक्वार्टर लाया जाए। ये समझ में आ गया कि मुखालफिन उस कैदी फरहाद को वहां से निकाल कर ले गए हैं। फौरन ही नंबर 7 को इतला दी गई। जासूस और फौजी जवान उसकी तलाश में निकल पड़े। वह वैन एक शाहराह के किनारे खड़ी हुई मिली। उसमें वो आलेकार बनने वाला अफसर अपने मातियत के साथ बैठा हुआ था। एक अफसर ने आकर पूछा, वो कैदी कहाँ है? आलाकार अफसर ने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कहा, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैं उसे पिछली सीट पर लिटा कर ले जा रहा था, याद नहीं आ रहा कि कहाँ ले जा रहा था। अचानक गाड़ी के तमाम पहिए पंक्चर हो गए। झूठ मत बोलो, गाड़ी का एक भी पहिया पंक्चर नहीं है। यही तो समझ में नहीं आता, ये तमाम पहिए पंक्चर होने के बाद फिर कैसे ठीक हो गए। दूसरे फौजी जवान गाड़ी के अंदर और बाहर दूर तक कैदी फरहाद को तलाश कर रहे थे। आलेकार अफसर ने कहा, अब्बू वो नहीं मिलेगा, पता नहीं कितनी दूर निकल गया। मेरी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी। कैदी उसमें बैठ कर गए। नंबर 7 ने आकर कहा, उसके ख्यालात बता रहे हैं कि 2 ख्याल ख्वानी करने वाले उसे मजबूर करके यहाँ तक ले आए थे। आगे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। ये भूल गया है कि वो गाड़ी कैसी थी, कार या वैन थी, किस मॉडल की थी, उसका कलर क्या था, इसे कुछ याद नहीं। अफसर ने कहा, आप कैदी के अंदर जाकर मालूम कर सकती हैं। उन्होंने कैदी के दिमाग को लॉक कर दिया है। मेरी मालूमात का रास्ता बंद कर दिया है। तमाम एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को अलर्ट करो। प्राइवेट फ्लाइंग कंपनियों और शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की चौकियों से कह दो कि किसी ऐसे बीमार को आगे ना जाने दें जो हड्डियों का ढांचा दिखाई देता हो। मुझे इतला मिलते ही मैं उसके दिमाग में जाऊंगा। वह बीमार सांस रोककर मुझे आने नहीं देगा तो उसे फौरन हिरासत में लिया जाएगा। बेशुमार जासूस और पुलिस वाले उसे तमाम अस्पतालों में भी ढूंढते फिर रहे थे। आला बीबी को पहले शुबा था कि किबरिया ने ही कैदी के दिमाग को लॉक किया है। अब उसे यकीन हो गया। उस आलेकार अफसर के ख्यालात बता रहे थे कि उसके अंदर 2 ख्याल ख्वानी करने वाले आए थे। उनमें से एक औरत थी। ये समझ में आ गया कि वह अल्पाई होगी। आला बीबी संजीदगी से गौर करने लगी। कैदी फरहाद को अगवा क्यों किया गया है? ऐसी गैर मुतवक्का चालें ममा ही चलती हैं। उन्होंने ही किबरिया को ऐसा करने का मशवरा दिया होगा। वो नंबर 7 के अंदर थी। ऐसे वक्त इतला मिली कि एक औरत एक मरीज को फ्लाइंग कंपनी के एक हेलीकॉप्टर से शिकागो ले जाना चाहती है। नंबर 7 ने उस कंपनी के इंचार्ज के जरिए उस मरीज की आवाज़ सुनी। फिर उसके अंदर पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। वो हुलिये से भी हड्डियों का ढांचा दिखाई देता था। नंबर 7 ने वहां के सिक्योरिटी अफसर से कहा, इसे फौरन हिरासत में लो, हमारे आदमी पहुंच रहे हैं। आला बीबी उस औरत के अंदर पहुंच गई। उसके ख्यालात पड़ने लगी। वह मरीज उसका शौहर था। वह इलाज के लिए उसे शिकागो ले जा रही थी। उससे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बीमारियों से लड़कर एक नई जिंदगी हासिल कर सकेगा। फिर भी एक कमज़ोर उम्मीद के सहारे वो उसे इलाज के लिए ले जा रही थी। आला बीबी ने उसकी सोच में पूछा, क्या ये वाकई मेरा शौहर है? वो सर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी अपनी सोच ने कहा, हाँ ये मेरा शौहर है। पता नहीं क्यों इसे हिरासत में लिया गया है। इंटेलिजेंस वालों से पूछो तो वो कुछ बोलते नहीं, बस इतना कहते हैं कि इंतज़ार करो, उनका कोई बड़ा ऑफिसर आने वाला है। आला बीबी ने फिर उसकी सोच में कहा, क्या मैंने अपने शौहर का चेहरा गौर से देखा है? हो सकता है कहीं रास्ते में मेरा शौहर बदल गया हो, उसकी जगह कोई मुजरिम आ गया हो। वो औरत परेशान होकर सोचने लगी, क्या ऐसा हो सकता है? मुजरिम छुपने के लिए ऐसी कोई हरकत कर सकता है? वो अपनी जगह से उठकर अपने शौहर के पास जाना चाहती थी। एक अफसर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम अभी इससे नहीं मिल सकोगी, पहले हमारे आला अफसर को आने दो। नंबर 7 ने ख्याल खोने के जरिए उस अफसर से कहा, इसे जाने दो, मैं कैदी को पहचानता हूँ। उस औरत को इजाज़त दी गई। वह मरीज एक स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो करीब आकर उसे गौर से देखने लगी। ऐसे वक्त एल्बा उसके जहन पर मुसल्लत थी। वो औरत एल्बा की मर्जी के मुताबिक कहने लगी, ये इसकी सूरत तो कुछ बदली हुई सी है। नंबर 7 ने एक अफसर के जरिए उस औरत से कहा, इसे गौर से देखो, क्या वाकई सूरत बदल गई है? वो बोली, मुझे हड्डियों के ढांचे एक जैसे लगते हैं। ये कभी सेहतमंद और खूबरू था। जब मुझे आगोश में लेकर चूमता था तो मैं हवाओं में उड़ने लगती थी। ऐसा ज़बरदस्त मर्द किसी का ना होगा, और होगा भी तो मुझे क्या लेना, मेरे लिए ये एक ही काफ़ी था। अफसर ने नागवारी से कहा, क्या बकवास करी हो, जो बात पूछी जाए उसका जवाब दो। क्या जवाब दूं? अब इसे देखती हूं तो यकीन नहीं आता कि ये वही जवां मर्द है जो मुझे देखते ही भींच लिया करता था।
अफसर ने कहा, तुम फिर बहक रही हो। इसकी सूरत देखो और यकीन से कहो कि ये तुम्हारा शौहर है। मैं क्या कहूँ, इसे देखकर एक फिल्मी गीत याद आ रहा है। कभी अपना लगता है, कभी बेगाना लगता है, कभी परवाना लगता है, कभी दीवाना लगता है। नंबर 7 ने पूछा, अगर ये बीमार है तो सांस कैसे रोक सकता है? वो बोली, ये दमे का मरीज है, सांस रुक रुक कर आती है और आप समझ रहे हैं कि ये सांस रोक रहा है। उस औरत को ये नहीं समझाया जा सकता था कि यह टेलीपैथी का मामला है। वो दिमाग में आने से रोकने के लिए सांसें रोक रहा है। एक दमे का मरीज इस तरह सांसें नहीं रोक सकता था। इस बात से शुबा यकीन में बदल गया था कि वही कैदी फरहाद है। नंबर 7 ने उस अफसर के जरिए कहा, फरहाद, तुम सांसें रोककर खुद को नहीं छुपा सकोगे। मुझे अपने दिमाग में आने दो और खुलकर बताओ कि ये कौन लोग हैं जो तुम्हें यहां से ले जाना चाहते हैं। तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तुम हमारी कस्टडी से निकलकर नहीं जा सकोगे। हमारे दुश्मन अपनी कोशिशों में नाकाम हो रहे हैं। मरीज ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। मैं कोई मुजरिम नहीं। मुझे क्यों हिरासत में लिया गया है? मुझसे क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं? तुम तो या तो अनजान बन रहे हो या तुम्हारे दिमाग से यह हकीकत मिटा दी गई है कि तुम फरहाद अली तैमूर हो और यहाँ से फरार हो रहे हो। हम तुम्हें यहाँ से ले जाकर तनवीमी अमल के जरिए तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगे तो तुम्हें अपनी असलियत याद आ जाएगी। मरीज ने कराहते हुए कहा, मैं नहीं जानता आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। बस एक इल्तिजा है, किसी डॉक्टर को बुलाएं, मेरी तबीयत घबरा रही है। ऑफिसर ने डॉक्टर को बुलाने का हुक्म दिया। एक डॉक्टर आकर उसका मुआयना करने लगा। एल्बा उन्हें बड़ी कामयाबी से उलझा रही थी, किबरिया के लिए सहूलतें फराहम कर रही थी। वो बड़े इत्मीनान से डमी फरहाद को एक छोटे से बंगले में ले आया। वहाँ एक बूढ़ी खातून तन्हा रहती थी। किबरिया ने डमी फरहाद को वहाँ पहुँचाकर उसकी हमदर्दियाँ हासिल की थी, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए भी उसे मुतासिर किया था। वहाँ एक तजुर्बेकार डॉक्टर को बुलाकर डमी फरहाद का इलाज करवाया जा रहा था। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों का वहाँ तक पहुँचना मुहाल था। किबरिया बहुत मोहतात था, वहाँ पहुँचने वालों को ख्याल ख्वानी के जरिए भटका सकता था। आर्मी के 3 आला अफसरान ने उस डमी फरहाद को कैदी बना रखा था। इस सिलसिले में नंबर 7 उनका राजदार था। वो एक नए मंसूबे पर अमल करने के लिए नंबर 7 को पहली बार अंडरग्राउंड सेल में ले गए। इससे पहले कोई ख्याल ख्वानी करने वाला वहां तक नहीं पहुंच पाता था। आला बीबी और किबरिया नंबर 7 के दिमाग में छुपकर वहां तक पहुंच गए। इसके बाद ही डमी फरहाद उन 3 अफसरान के हाथों से निकल गया था। उनमें से एक आला अफसर उस फ्लाइंग कंपनी में आया जहां एक मरीज को हिरासत में रखा गया था। उस आला अफसर ने मरीज को बड़ी तवज्जो से देखा। नंबर 7 ने कहा, सर, आप इसे चेहरे से पहचानते हैं? क्या ये हमारा कैदी है? आला अफसर ने कहा, मैं उलझ रहा हूं। चेहरे की साख्त वही है लेकिन नाक नक्शा जरा मुख्तलिफ है। मालूम होता है इसके चेहरे पर तब्दीली की गई है। एक माहिर को बुलाकर मुख्तलिफ लोशंस के जरिए उसके चेहरे को वॉश किया गया। बेचारे के चेहरे पर मेकअप नहीं था। वो वॉश होने के बाद भी वैसा ही दिखाई दिया जैसा पहले था। ये साबित हो गया कि उसके चेहरे पर किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। नंबर 7 ने कहा, सर, ये फरहाद नहीं है। नंबर 7 खुद वहां आकर उस पर तनवीमी अमल नहीं कर सकता था। यह अंदेशा था कि जो लोग उस कैदी फरहाद को ले जाना चाहते हैं वो नंबर 7 को जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद देखकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये किसी हद तक समझ में आ गया कि वो मरीज फरहाद नहीं है। फिर भी वो पूरी तरह तस्दीक करना चाहते थे। ये बात खटक रही थी कि एक दमे का मरीज पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस कैसे रोक लेता है। उन्होंने कामिल को बुलाया। उसने मरीज की आंखों में आंखें डालकर अमल किया और उसे हुक्म दिया कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा, सांस नहीं रोकेगा। मरीज ने उसका मामूल बनकर उसके हुक्म की तामील की। तब नंबर 7 को उसके दिमाग में पहुंचने का मौका मिला। उसके ख्यालात पढ़ते ही पता चला कि वो कैदी फरहाद नहीं है, वाकई दमे का एक मरीज है, अपनी बीवी के साथ शिकागो जा रहा है। तब आला बीबी ने सोचा, मैंने ख्वामखा यहाँ वक्त ज़ाया किया है। मैं किबरिया के पास जाकर बहुत कुछ मालूम कर सकती थी। किबरिया डमी फरहाद के इलाज पर तवज्जो दे रहा था। वो इस डमी को पनाह देने के लिए एक बूढ़ी खातून के मकान में आया था। वो खातून उसकी मामूला बनी हुई थी। उसने एक डॉक्टर को भी मामूल बनाया। वो डॉक्टर किसी से कह नहीं सकता था कि वो राजदारी से किसी का इलाज कर रहा है। एल्पा ने उसे कहा था, जब तक इस पनाहगाह में रहो मुझे भी अपने दिमाग में ना आने दो। मैं तुम्हारे अंदर आऊँगी तो ऐसे वक्त तुम आला बीबी की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकोगे। किबरिया इस सिलसिले में मोहतात था। आला बीबी उसके पास आई तो उसने सांस रोक ली। वो वापस चली गई। किबरिया ने उसके दिमाग में आकर कहा, आला मेरी बहन, मुझे अफसोस है, मैं फ़िलहाल तुम्हें अपने अंदर नहीं आने दूंगा। मैं समझ गई, डमी को तुम ले गए हो। ताजुब है, बहुत देर से समझ रही हो। मुझे यकीन की हद तक शुबा था, अब तस्दीक हो गई। बाय द वे, वो नाकारा कैदी तुम्हारे क्या काम आएगा? वो तो अब तब में मरने वाला है। तुम उसे छुपाने और उसका इलाज करवाने के लिए बहुत दूर नहीं ले जा सकोगे। वो दम तोड़ देगा। ना मेरा हौसला टूटेगा, ना वो दम तोड़ेगा। तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ।
मम्मा ने तुम्हारे दिमाग में यह मंसूबा ठूंसा है। वो नाकारा को भी कारआमद बनाना चाहती हैं। तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं, नादान बच्चे की तरह माँ की उंगली पकड़ रहे हो। मुझे बच्चा ही समझो, बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। आला बीबी दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। मैं मम्मा की चालें समझने की कोशिश करूंगी। अभी मुझे 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो किबरिया को दूसरे मामलात में उलझाना है ताकि उसकी तवज्जो तकसीम होती रहे और वो डमी फरहाद पर पूरी तवज्जो ना दे सके। दूसरी बात यह कि इस मुहिम के अलावा मुझे दूसरी और कामयाबियां हासिल करके किबरिया पर सबकत ले जाना चाहिए। वो जानती थी किबरिया के दूसरे मामलात क्या हैं। वो कोबरा और रास्पुटीन के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा था। उसने एल्बा के ताउन से कोरोना को रास्पुटीन से अलग कर दिया था। दूसरा यह कि रास्पुटीन और कोबरा की तवज्जो उज़्बेकिस्तान के डमी फरहाद की तरफ से हटा दी थी। ये किबरिया की आर्जी कामयाबी थी, क्योंकि कोबरा को उसकी अगवा होने वाली बीवी एनजी वापस मिल गई थी और रास्पुटीन कोरोना की जुदाई बर्दाश्त करके फिर ख्याल होने के जरिए उज़्बेकिस्तान पहुंच रहा था। कोबरा भी वहां डमी फरहाद की खुफिया पनाहगाह तक पहुंचने की फिर से कोशिशें कर रहा था। आला बीबी ने रास्पुटीन के अंदर पहुंचकर कहा, तुम मुझे भूले नहीं होगे, मैं बहुत अंदर की खबर लाती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि 8 अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाले अंडरग्राउंड सेल से फरार हो गए हैं, जबकि अमेरिकी अखाबरीन यह हकीकत दुनिया वालों से छुपा रहे थे। मैंने यह भी बताया था कि तुमने कोरोना को छुपाने के लिए उसे इंडिया के एक दूर उफ्तादा हिस्से में भेज दिया। रास्पुटीन ने कहा, तुम कमाल की लड़की हो, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। तुमने अमेरिकी अखाबरीन को भी उलझा दिया। हम आज तक न जान सके कि तुम कौन हो। इतना तो जान गए हो कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तुम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया, इसके बरक्स अहम मालूमात फराहम करती रही हूँ। हम सब मानते हैं तुम बहुत पहुँची हुई हो। मैंने पहले भी पूछा था, अब भी पूछ रहा हूँ, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को दोस्ती महंगी पड़ती है और मैं महंगा सौदा कभी नहीं करती। इतने दिनों बाद मैं कैसे याद आ गया। कोरोना जैसी टेलीपैथी जानने वाली तुम्हारे लिए बहुत अहम थी, वो हाथ से निकल चुकी है। ताज्जुब है मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, वो मुझे धोखा देकर जा चुकी है। फिर ये अंदर की बात तुम्हें कैसे मालूम हो गई? इससे पहले भी मैं बहुत दूर की और बहुत अंदर की खबरें ला चुकी हूँ। मालूम होता है तुम टेलीपैथी के अलावा काला जादू भी जानती हो। यही समझ लो। मैं ये भी बता सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी कोरोना कहाँ है। ओ गॉड, अगर तुम बता दो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई काला जादू जानती हो। सिर्फ टेलीपैथी के जरिए इतने गहरे राज मालूम नहीं हो सकते। वस्तु बोली, मुझे जादूगर नहीं समझ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने फ़ायदे की बात सोचो। कोरोना जैसी चालाक टेलीपैथी जानने वाली की वापसी चाहोगे? मुझे उसका मौजूदा पता ठिकाना बता दो, मैं फिर उसे ट्रैप करूँगा, उसे पैरों की जूती बना कर रखूँगा। इस वक्त वो गोवा के एक असाली बंगले में है। उसने बंगले के मालिक देवराज खोटे को तनवीमी अमल के जरिए अपना भाई बनाया और एक सेहतमंद नौजवान अरमान अली को अपना बेड पार्टनर बना चुकी है। तुम बहुत कुछ जानती हो, इसका मतलब है कोरोना के दिमाग में जगह बना चुकी हो, उसके चोर ख्यालात पढ़ती रही हो। अगर चाहो तो मुझे उसके अंदर पहुंचा सकती हो। तुम जितना समझ रहे हो मैं उतनी दूर पहुंच नहीं पाई। एक मामले में इत्तफाकन देवराज खोटे के दिमाग में पहुंच गई थी। उसी के जरिए कोरोना के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हैं। प्लीज़ मुझे देवराज खोटे के दिमाग में पहुंचा दो। उसने उसे देवराज का लबो लहजा बताया। वो उसके जरिए कोरोना को दोबारा ट्रैप करने चला गया। अगरचे आला बीबी ये मुखालफाना कदम उठा चुकी थी, किबरिया की कामयाबी को नाकामी में बदल रही थी, ताहम वो किबरिया से दुश्मनी नहीं कर रही थी। रास्पुटीन को फिर एक बार उज़्बेकिस्तान के मामले से निकालकर कोरोना के मामले में उलझा रही थी। किबरिया ने भी यही चाहा था कि रास्पुटीन और कोबरा उज़्बेकिस्तान में मुझे तलाश ना कर सकें, वहाँ मेरी मौजूदगी का सबूत मिलने के बावजूद नाकाम होते रहे। आला बीबी यही कर रही थी, मेरी तरफ से उनकी तवज्जो हटा रही थी। वो कोबरा को भी भटकाने के लिए उसकी बीवी एनजी के पास आई। एल्पर किबरिया ने उसे अगवा कराने और कोबरा को अच्छी तरह भटकाने के बाद फिर उसे घर पहुंचा दिया। कोबरा उसे दिलो जान से चाहता था। वो वापस आई तो उसे गले लगाकर चूमते हुए बोला, मुझे उन कमबख्तों का हुलिया बताओ जो तुम्हें जबरन कहीं ले गए थे, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरी बेइज्जती नहीं की, इज्जत से वापस आने दिया, उनसे इंतकाम ना लो। तुम नहीं जानती उनके पीछे कोई टेलीपैथी जाने वाली औरत है। उसने मुझे तुम्हारे मामले में उलझाकर उज़्बेकिस्तान में होने वाली कामयाबी को नाकामी में बदल दिया। उज़्बेकिस्तान में कई ममालिक के जासूस मुझे तलाश कर रहे थे। कोबरा उन सुराग रसानों के अंदर जाता रहता था। उसे यकीन था कि वो किसी सुराग रसान के जरिए मेरी खुफिया पनाहगाह तक पहुंच जाएगा। ऐसी वक्त एनजी को अगवा किया गया था। उसकी बाजियाबी के बाद वह फिर उस जासूस के दिमाग में जाना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग ना मिला, वो मर चुका था। उसके साथियों के जरिए पता चला कि उसने खुदकुशी की है। ये सभी समझ गए थे कि मैंने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया है। ऐसा ना करता तो वह मेरी खुफिया पनाहगाह तक पहुंच जाता। ये दुरुस्त था। मैं इस्लामी तंजीम के ओहदेदारों और जाबाजों के दिमागों में जाता रहता था।
मेरे दुश्मनों में जो भी वहाँ की डमी फरहाद के लिए खतरा बनता, मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता। इस तरह अमरीका और उसके इत्तेहादियों को यकीन होता जा रहा था कि मैं उज़्बेकिस्तान में हूँ। एंजी ने कोबरा से कहा, मैं तुम्हें शुरू से समझाती आ रही हूँ, फरहाद को दोस्त बनाओ, उसकी दुश्मनी महंगी पड़ती रहेगी। वो बोला, मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम्हें अगवा करने वाली औरत का ताल्लुक फरहाद से है, उसने फरहाद तक पहुँचने से मुझे रोका है। दूसरे पहलू से भी सोचो, फरहाद चाहता तो मुझे अगवा करने वाले मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते, फिर मैं किस मुंह से तुम्हारे पास आती? अगर वो ऐसा करते तो मैं उनमें से किसी को भी जिंदा न छोड़ता। क्या उन्हें मार डालने से मेरी लुटी हुई इज्जत वापस मिल जाती? मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने से पहले ही खुदकुशी कर लेती। वो परेशान होकर सोचने लगा। एंजी ने कहा, तुम्हें एक ही बात सोचना है और समझना है, हम फरहाद को दोस्त बनाकर अमन अमान और सुकून से रह सकेंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूँ। तुम्हारी खातिर उज़्बेकिस्तान नहीं जाऊँगा, फरहाद से दूर रहूँगा। वह एंजी से बहस नहीं करना चाहता था, उसे खुश रखना चाहता था। उसने फैसला किया कि आइंदा एंजी को यह नहीं बताएगा कि वो मुझे तलाश करने और मुझे ट्रैप करने में मसरूफ़ रहता है। वो चुपचाप मेरे खिलाफ अपने मंसूबों पर अमल करता रहेगा। उज़्बेक इस्लामी तंजीम में एक लेडी डॉक्टर जमीला बहुत अहम थी। वो किसी बीमार या ज़ख्मी जांबाजों के इलाज के सिलसिले में मुख्तलिफ पनागाहों में जाया करती थी। वो किसी दिन उस पनागाह में भी पहुंच सकती थी जहां मेरा डमी छुपा हुआ था। रास्पुटीन ने कोरोना को डॉक्टर जमीला के दिमाग में पहुंचाया था और उसे जमीला की ये कमज़ोरी बताई थी कि वो अपने इकलौते जवान बेटे को जान से ज़्यादा चाहती है। कभी ज़रूरत के वक्त उसके बेटे को अगवा करके जमीला से अपनी मर्जी के मुताबिक काम लिया जा सकता है। कोरोना अब रास्पुटीन के हाथों से निकल चुकी थी। उसने जमीला और उसके बेटे पर मुख्तसर सा तनमीमी अमल करके उनके दिमागों को लॉक कर दिया। रास्पुटीन अब उन माँ बेटे तक पहुंचकर उन्हें अपना आलाकार नहीं बना सकता था। वो इस बात पर झुंझला रहा था, कोरोना को फिर से ट्रैप करके उससे इंतकाम लेना चाहता था। वो गोवा में देवराज खोटे के एक बंगले में ऐश कर रही थी। ऐश कराने के लिए अरमान अली जैसा तगड़ा कद्यावर जवान मिल गया था। देवराज उसका मामूल और महकूम था। वहाँ सभी से ये कहता फिरता था कि अरुणा खोटे, कोरोना उसकी सगी बहन है, बचपन से दिल्ली में रहती थी, अब उसे गोवा ले आया है और शेखर अरमान उसका बहनोई है। कोरोना वहाँ खुद को पूरी तरह महफूज समझ रही थी। ऐसे वक्त रास्पुटीन ख्यालखोनी के जरिए वहाँ पहुँच गया। वो देवराज के अंदर रहकर उसके हालात मालूम कर रहा था। अगर वो जिस्मानी तौर पर वहाँ पहुँचता तो फ़ौरन ही कोरोना की गर्दन दबोचकर उसे अपनी कनीज़ बना लेता। उसने ये मालूम किया कि अरमान नामी एक कद्यावर सेहतमंद जवान उसका बॉडीगार्ड है, लिहाजा उस पर हमला करके उसे ज़ख्मी करके उसके दिमाग में पहुँचना आसान ना होगा। उसने सोचा जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। तकरीबन 24 घंटे तक कोरोना की मसरूफियात के बारे में मालूम किया जाए, फिर मौका मिलते ही उसे दबोच लिया जाए। देवराज की सोच ने उसे बताया कि इस वक्त कोरोना एक बेडरूम में अरमान के साथ है। उसके हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। रास्पुटीन और झुंझला रहा था कि उसकी दाश्ता दूसरे के साथ रंगरलियाँ मना रही है। वो अरमान की भी ताक में रहा। उसे भी टेलीपैथी के जरिए दबोचकर वो कोरोना के बिल्कुल करीब पहुंच सकता था। उसने 1 घंटे बाद देवराज के अंदर आकर मालूम किया। पता चला बेडरूम में गहरी खामोशी है। कोरोना मस्तियाँ करने के बाद थक कर सो गई होगी। अरमान भी बेडरूम से बाहर नहीं आया था, वो भी सो रहा होगा। ऐसे वक्त उन दोनों को काबू में किया जा सकता था। देवराज ने रास्पुटीन की मर्जी के मुताबिक उस बेडरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा। वो अंदर से बंद था। उसकी सोच ने बताया कि उसके पास दरवाजे की दूसरी चाबी है, वो इसे खोलकर अंदर जा सकता है। रास्पुटीन ने उसे ऐसा करने पर माइल किया। वो अपनी अलमारी से चाबियों का एक गुच्छा निकाल कर ले आया। इसमें से 2-4 चाबियों को आजमाया तो एक चाबी से दरवाज़ा खुल गया। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर झांकने लगा। बेड पर कोरोना अरमान से लिपटी सो रही थी। वो दबे कदमों अंदर आ गया। बेड के सरहाने फलों के साथ एक चाकू रखा हुआ था। रास्पुटीन ने उसकी सोच में कहा, मुझे इस चाकू को उठाकर अपनी इस बहन को जख्मी करना चाहिए। मैं इसे कत्ल नहीं करूंगा। इसके बाजू पर चाकू से हल्की सी खराश लगाऊंगा। वो दबे कदमों चलता हुआ चाकू के पास आया। कोरोना बेखबर सो रही थी। उसने चाकू उठाकर उसके दस्ते को मजबूती से गिरफ्त में लिया। ऐसे वक्त उसके अंदर कोरोना की आवाज़ उभरी। वो कह रही थी, देवराज, मैं बहुत देर से तुम्हारे ख्यालात पढ़ रही हूँ। तुम मेरे मामूल और फर्मा बरदार हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ मनफी ख्यालात पैदा हो रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है कोई तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। देवराज के हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। वो परेशान होकर बोला, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बेडरूम में बेख्तियार कैसे आ गया। मेरे अंदर ये सोच पैदा हो रही थी कि मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा, सिर्फ जख्मी करूंगा। वो आंखें खोलकर बैठ गई। अपना लिबास पहनते हुए बोली, कोई तुम्हारे जरिए मुझे जख्मी करके मेरे अंदर आना चाहता है। मैं तुम्हारे अंदर छुपे हुए दुश्मन से पूछ रही हूँ, तुम कौन हो? उसने हैरानी से पूछा, क्या मेरे अंदर तुम्हारा कोई दुश्मन छुपा हुआ है? वो बोली, तुम खामोश रहो, मैं अपने दुश्मन से कह रही हूँ। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, मुझसे खुलकर बात करो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भाई देवराज खोटे हूँ। वो डांट कर बोली, शट अप, तुमसे कह चुकी हूँ, खामोश रहो। अभी तुम्हारे अंदर छुपा हुआ शख्स बोलेगा। रास्पुटीन सोच रहा था, मेरी तदबीर नाकाम हो रही है। ये कुतिया बहुत चालाक है। अभी गहरी नींद सोने का बहाना कर रही थी, मैं धोखा खा गया। अब ये मेरे हाथ से निकलने वाली है।
कोरोना ने कहा, जवाब दो, तुम कौन हो? वैसे मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम रास्पुटिन हो। इतना बता दो, तुम देवराज के दिमाग में कैसे पहुंच गए? वो बोला, कोरोना, मैंने बड़ी मोहब्बत से तुम्हें अपना बना कर रखा, तुम्हें दुश्मनों से और एंटी टेलीपैथी दवा से बचाए रखने के लिए इससे दूर उफ्तादा इलाके में भेजा था। मैं तुम्हारा मुहाफिज था, दुश्मन नहीं था। फिर मुझे धोखा देकर यहाँ क्यों आ गई? मैंने आज़ादी हासिल की है, अब मैं तुम्हारी दाश्ता नहीं हूँ। तुम्हें वार्निंग देती हूँ, मुझसे दूर रहो, वरना उज़्बेकिस्तान में तुम्हारे लिए रुकावटें पैदा करती रहूँगी। वो तो तुम पैदा कर चुकी हो। मैं डॉक्टर जमीला के ज़रिए फरहाद तक पहुँच सकता था। तुमने उसके दिमाग को लॉक करके मुझे हासिल होने वाली बहुत बड़ी कामयाबी का रास्ता बंद कर दिया। आइंदा भी बहुत कुछ होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे रास्ते की दीवार ना बनूं, तो मुझे अपनी मामूला बनाने के इरादे से बाज आ जाओ। मेरी जान, तुम ज़बरदस्त हो, मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बन जाओ। मैं दोस्त बन सकती हूँ, दाश्ता नहीं बनूंगी। तुम्हें कभी अपने दिमाग में आने नहीं दूंगी। कभी बुरे वक्त में तुम मेरे काम आओगे और मैं तुम्हारे काम आया करूंगी। हमारे दरमियान पहले जैसा गहरा रिश्ता कायम होगा, तो हम हमेशा एक दूसरे के काम आते रहेंगे। पहले तुमने मुझे दाश्ता बनाकर गहरा रिश्ता कायम किया, अब तुम मेरे मामूल बन जाओ। तुम्हारी नीयत में खोट नहीं होगा तो मेरी बात मान लोगे। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, ना तुम मेरी मामूला बनना चाहोगी, ना मैं तुम्हारा मामूल। इस फजूल बहस को जाने दो, हम अच्छे दोस्त बन करेंगे। अच्छे दोस्त बनना चाहते हो तो मेरे करीब आने के लिए देवराज को अपना आलाकार ना बनाओ। तुमसे रब्ता करने के लिए किसी को तो आलाकार बनाना होगा। मुझसे रब्ता करना हो तो सीधे मेरे दिमाग में आकर अपना नाम बताओ, फिर फ़ौरन वापस जाओ। मैं तुम्हारे दिमाग में आकर बातें किया करूँगी। ठीक है, तुम्हारी इतनी भी दोस्ती बहुत है। आइंदा मैं तुम्हारे आसपास रहने वालों को आलाकार नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगी। ये कहते उसने देवराज के दिमाग में जलजला पैदा किया। वो तकलीफ की शिद्दत से चीखें मारता हुआ उछलकर फर्श पर गिर पड़ा, इधर से उधर तड़पने लगा। रास्पुटिन ने कहा, यह क्या कर रही हो? मैं इसे इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि तुम इसे आलाकार बना सको। तुम इसके अंदर रहकर चाकू से मुझ पर हमला करने वाले थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब तो हम दोस्त हैं। हमारी दोस्ती की एक हद मुकर्रर होगी। मैं तुम्हारे अंदर आकर दोस्ती करूंगी, तुम्हें अपने अंदर पहुंचने का मौका नहीं दूंगी। उसने दूसरी बार देवराज के अंदर जलजला पैदा किया। वो इस बार तकलीफ बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। रास्पुटिन को वहां से वापस आना पड़ा। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर सोचने लगा। कोरोना फिर उसके हाथों से निकल रही थी। देवराज के सिवा कोई उसका आलाकार नहीं था। इस बंगले में कोई मुलाजिम ही नहीं था जिसे वो आलाकार बनाता। उसने आला बीबी से रब्ता करके कहा, मैं बुरी तरह नाकाम हो रहा हूँ। कोरोना फिर मेरे हाथ से निकल गई है। अब वो गोवा छोड़कर किसी दूसरी जगह चली जाएगी। प्लीज़ मेरी मदद करो। क्या मैंने तुम्हारी मदद करने का ठेका लिया है? एक बार उसके पास पहुंचाया, फिर वो कैसे हाथ से निकल गई? वो बहुत चालाक है। उसने मालूम कर लिया कि मैं उसके करीब आ रहा हूँ। एक देवराज आलाकार था, उसने उसे बेहोश कर दिया। जब वो होश में आएगा तो पता चलेगा कि वो गोवा छोड़कर जा चुकी है। एक औरत को अपनी गिरफ्त में नहीं रख सकते और चले हो फरहाद से टकराने। बहरहाल मैं फिर उसे तलाश करने की कोशिश करूंगी। उसका सुराग मिलते ही तो मैं उसके पास पहुंचाऊंगी। आला बीबी ने उसे डमी फरहाद और उज़्बेकिस्तान से दूर रखने के लिए कोरोना के मामले में उलझा दिया था। आइंदा वो फिर उज़्बेकिस्तान में मसरूफ़ रहना चाहता तो वो फिर उसे कोरोना के करीब पहुंचा देती। फिलहाल वो अपनी नाकामी पर झुंझला रहा था। जे.वी. शूटर यहूदी तंजीम का सरबराह था। पहले अकबर खान और मारिया का जिक्र हो चुका है। आइंदा भी उनका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि अकबर खान जैसे पाकिस्तान किस तरह यहूदी तंजीम के ज़ेर असर रहते हैं और किस तरह अपने पूरे ख़ानदान और अपनी पूरी नस्ल को यहूदी नवाज बना देती हैं। ये जानना हर पाकिस्तानी के लिए लाजमी है। मारिया यहूदी थी। उसने अकबर खान को अपना दीवाना बना रखा था। यहूदी तंजीम की तरफ से उसे लाखों रुपए मिलते रहते थे। उसके बेटों जब्बार खान और नईम खान को आला सरकारी ओहदे दिलाए गए थे और उसकी बेटी अनीला लंदन में यहूदियों के माहौल में रहकर तालीम हासिल करके पाकिस्तान आई थी। मारिया ने अकबर खान के पूरे ख़ानदान को यहूदी बना दिया था। उन्होंने बाकायदा यहूदी मज़हब कबूल नहीं किया था, लेकिन यहूदियों के कट्टर हामी बनकर बराए नाम मुसलमान रह गए। लेकिन उनकी बेटी अनीला एक मुहिब वतन इमरान के इश्क में गिरफ्तार हो गई। इमरान इस्लामी अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। उसकी मोहब्बत ने अनीला को यहूदियत से मुतनफ़र करके इस्लाम की तरफ माइल किया। दूसरी तरफ उनका बेटा असद भी एक स्कूल टीचर शाइस्ता का दीवाना था। शाइस्ता भी अपनी मोहब्बत से असद को दीन इस्लाम की तरफ माइल कर चुकी थी। ये बात यहूदी तंजीम के सरबराह जे.वी. शूटर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने जब्बार खान और नईम खान को वार्निंग दी कि वो अपनी बहन अनीला को और भाई असद को इस्लाम की तरफ माइल होने से रोकें, वरना उनके ओहदे उनसे छीन लिए जाएंगे और लाखों रुपए की इमदाद बंद कर दी जाएगी। नईम खान पुलिस का सीनियर अफसर था। उसने शाइस्ता को वार्निंग दी थी कि वो उसके भाई असद का पीछा छोड़ दे। यहाँ जो कुछ हो चुका है पहले बयान किया जा चुका है। यहूदी तंजीम का सरबराह जे.वी. शूटर समझ गया कि उनके पीछे कोई टेलीपैथी जाने वाला है। अब उसे पाकिस्तान में बहुत संभल कर रहना होगा।
वो यूं भी मोहतात रहता था, अपनी तंजीम के दूसरे ओहदेदारों और कारकुनों के सामने नहीं आता था। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो योगा का माहिर था। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में जगह नहीं बना सकता था। वो मालूम करना चाहता था कि शाइस्ता और इमरान के पीछे कौन ख्याल ख्वानी करने वाला है। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसी के मुल्क इसराइल की टेलीपैथी जानने वाली यहूदन एल्पा उसके खिलाफ मुसलमानों के काम आ रही है। उसने इसराइली अकाबरीन से कहा, यहाँ हमारी तंजीम के खिलाफ कोई टेलीपैथी जानने वाला है, आप एल्पा से कहें कि वैसे ख्याल ख्वानी करने वालों का सुराग लगाए, वरना ये दुश्मन हमारे अगले मंसूबों को भी नाकाम बनाता रहेगा। अकाबरीन ने जवाब दिया, पता नहीं एल्पा कहाँ छुपी हुई है। वो दिन में कभी एक बार कभी 2 बार राब्ता करती है, हमारा काम कर देती है, लेकिन वो दिल से मुल्क और कौम की खिदमत नहीं कर रही है। दूसरे हाकिम ने कहा, अब वो पहले जैसी एल्पा नहीं रही, फिर भी कुछ काम आ ही जाती है। अब वो आएगी तो उसके सामने तुम्हारा मसला पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ किबरिया मालूम करना चाहता था कि यहूदी तंजीम का सरबरा कौन है। वेल्पा के साथ अमेरिका में डमी फरहाद के सिलसिले में मसरूफ़ था। उसके इलाज के दौरान इतनी फुर्सत मिलती थी कि वो पाकिस्तान में यहूदी तंजीम के खिलाफ कुछ कर सकता था। उसने एल्पा से कहा, सिस्टर, आप इसराइली अकाबरीन के ज़रिए मालूम कर सकती हैं कि यहाँ उनकी तंजीम का सरबरा कौन है। एल्पा ने कहा, मैं सोच रही हूँ उन अकाबरीन से उस सरबरा के बारे में मालूम करूँ, लेकिन मैं उस सरबरा से दुश्मनी नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरा हम मज़हब और हम वतन है। हर मुल्क के एजेंट दूसरे मुल्कों में ऐसी सियासी और मजहबी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। मेरे मुल्क के कुछ लोग यहाँ ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने का हक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करूँगी कि पाकिस्तान में उनकी सरगर्मियों को रोक दूँगी, उन्हें यहाँ से चले जाने का मशवरा दूँगी। क्या वो आपके मशवरे पर अमल करेंगे? आज तक मेरे मुल्क के अकाबरीन मेरे मशवरों पर अमल करते आ रहे हैं, वो मेरी बात मान लेंगे। उसने अपने मुल्क के अकाबरीन से रब्ता किया। उन्होंने खुश होकर कहा, आप 24 घंटों में 1 या 2 बार हमारे पास आती हैं, आज तीसरी बार आई हैं। आर्मी के काला अफसर ने कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है। हम आपसे मालूम करना चाहते हैं असल फरहाद कहाँ है? एक हाकिम ने कहा, आपने पिछली बार कहा था कि असली फरहाद अमेरिका में कैदी बना हुआ है, जबकि उज़्बेकिस्तान में भी एक फरहाद मौजूद है। आप उस दूसरे फरहाद के बारे में क्या कहेंगी, जबकि वहाँ की इस्लामी तंजीम उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है? एल्पा ने कहा, मैंने कैदी फरहाद के ख्यालात पढ़े थे, उसके चोर ख्यालात भी उसे फरहाद कह रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में पनाह लेने वाले फरहाद के दिमाग में कभी पहुंचने का मौका मिलेगा तो उसके बारे में कुछ कह सकूंगी। क्या अदालत में उस कैदी फरहाद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाएगा? वो फरहाद उनकी कैद से फरार हो चुका है। सबने हैरानी से यह खबर सुनी। एल्पा ने कहा, अमरीकी हुकाम उसके फरार होने की खबर छुपा रहे हैं, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं है। एक हाकिम ने कहा, पाकिस्तान में हमारी यहूदी तंजीम के लिए एक मसला पैदा हो गया है। वहाँ कोई टेलीपैथी जानने वाला पहुंचा हुआ है, वो हमारी मामलात में मुदाखलत करने लगा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है? आप ये बताएं कि वहाँ यहूदी तंजीम का सरबरा कौन है। आप जानती हैं कि हमारे ख़ास ओहदेदार और अफसरान योगा के माहिर हैं। वो रूपोश रहकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। वो हमसे भी छुपते हैं। हम सिर्फ उनके नाम जानते हैं और सर्विस रिकॉर्ड में उनके कारनामे पढ़ते रहते हैं। किबरिया राजदारी से एल्पा के दिमाग में जाया करता था। किबरिया को उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो अपने अकाबरीन की बातों को दुरुस्त समझ रही है। उसने ये मालूम किया कि पाकिस्तान में यहूदी तंजीम के सरबरा का नाम जेवी शूटर है, लेकिन वो अकाबरीन ये नहीं जानते थे कि जेवी शूटर असली नाम है या इस नाम के पीछे कोई और छुपा हुआ है। अकाबरीन के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो नहीं जानते थे कि वो किस मुल्क से आया और पाकिस्तान में किस हैसियत से रिहाइश इख्तियार किए हुए है। एल्पा ने किबरिया से कहा, सिर्फ इसराइली इंटेलिजेंस के 2 आला ओहदेदार उसकी असलियत जानते हैं और वो 2 ओहदेदार भी योगा के माहिर हैं। फ़िलहाल जेवी शूटर तक पहुंचना मुहाल है। किबरिया ने कहा, हम दूसरे ज़रा इस्तेमाल करेंगे, उसके ख़ास मातियतों और उस तंजीम के आला कारकुनों के ज़रिए उसका सुराग लगाएंगे। ये बात यकीनी थी कि जेवी शूटर कोई गैर मुल्की होगा, पाकिस्तानी और एशियाई बाशिंदों से मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की बाशिंदों की तादाद कम है, उनमें उसे तलाश किया जा सकता था। किबरिया की 2 तरफा मसरूफियात थीं। वो डमी फरहाद का इलाज करा रहा था। इलाज के ज़रिए उसकी जहनी और जिस्मानी तवानाई बहाल करा रहा था। डॉक्टर ने कहा था 24 घंटों के अंदर अच्छी तरह चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। इन 24 घंटों में एल्पा और किबरिया यहूदी तंजीम के सरबराह को तलाश करने में मसरूफ़ हो गए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और दूसरे बड़े शहरों में जहाँ भी गैर मुल्की थे, उन सब के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रहे थे, लेकिन जेवी शूटर के साए तक भी नहीं पहुँच पा रहे थे। वो बहुत चालाक था। उसे जैसे ही मालूम हुआ कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके मामलात में मुदाखलत कर रहा है, वो पाकिस्तान छोड़कर पड़ोसी मुल्क चला गया। वहाँ महफूज रहकर अपने एजेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ काम करने लगा। उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। वो तकरीबकारी करता था, लेकिन बम के धमाकों और कत्लो गारत गरी से परहेज़ करता। वो गुफ्तगू और मुज़ाकरात के ज़रिए इंतशार फैलाया करता था। उसने ऐसी ही खुफिया साजिशों के ज़रिए मारिया को अलाकार बनाकर अकबर खान के पूरे ख़ानदान को
और पूरी नस्ल को यहूदी नवाज बना दिया था। मंसूबा ये था कि मुसलमानों को मजहब तब्दील करने की तरफ माइल ना किया जाए, क्योंकि कोई अपने बाप दादा के मजहब को नहीं छोड़ता। अलबत्ता बेशुमार लोगों के ईमान को कमज़ोर बनाया जा सकता है। वो दिल्ली में था, उसका एक ख़ास मातियत इस्लामाबाद में रहता था। दिल्ली में अहकामात मिलते थे और वो ख़ास मातियत रणधीर वर्मा उन पर अमल करता था। रणधीर वर्मा भारतीय सफ़ीर का चीफ सेक्रेटरी था। कोई शुबा नहीं कर सकता था कि उसका ताल्लुक यहूदी तंजीम से है, जबकि बात रोज़े रोशन की तरह याद थी कि हिंदू और यहूदी कभी मुसलमानों को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। सफारती सतह पर इसराइल और भारत के ताल्लुकात बहुत मजबूत और गहरे थे। वो पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने के लिए भारतीय सफारत खाने के जरिए यहूदियों को सहूलतें फराहम किया करते थे। एल्पा और किबरिया यहूदी तंजीम के अहम कारकुनों के ख्यालात पढ़ते रहते थे। एक अहम कारकुन के ख्यालात से पता चला, जो बहुत ही खुफिया अहकामात होते हैं वो रणधीर वर्मा के जरिए मिलते हैं। एल्पा ने किबरिया से कहा, मैं अमेरिका में डमी फरहाद को संभाल रही हूँ, तुम रणधीर वर्मा तक पहुँचकर मजीद मालूमात हासिल करो। वर्मा फ़ोन और फैक्स के जरिए यहूदी तंजीम के आला ओहदेदार से रब्ता किया करता था। किबरिया ने उस आला ओहदेदार के दिमाग में रहकर उसे फ़ोन पर रणधीर वर्मा से बातें करने पर मजबूर किया। रब्ता होने पर वर्मा की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस्टर बेंजामिन, खैरियत तो है, कैसे याद किया? बेंजामिन ने किबरिया की मर्जी के मुताबिक कहा, अभी किसी ने फ़ोन पर मुझे धमकी दिया, पता नहीं कौन था, कह रहा था मैं पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊं वरना 24 घंटे के बाद मुझे गोली मार दी जाएगी। रणधीर वर्मा ने कहा, किसी इंतहा पसंद मुसलमान ने धमकी दी होगी, शायद उसे मालूम हो चुका है कि तुम यहूदी हो और यहाँ ईसाई बनकर आए हो। किसी को मेरी असलियत कैसे मालूम हो सकती है? मैंने खुद को कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं किया। तुम ये तस्लीम नहीं करोगे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पी लेते हो, ऐसे वक्त डींगे मारते हो, होश में नहीं रहते कि क्या कह रहे हो। ऐसी हालत में तुमने किसी के सामने अपनी असलियत उगल दी होगी। अब वह तुमसे ताल्लुक़ रखने वालों के बारे में भी मालूमात हासिल कर रहे होंगे। तुम जेवी शूटर के सामने मेरा मसला पेश करो, उससे पूछो मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर है तुम्हें फ़ौरन ये मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए, वैसे तुम्हारी वजह से यहाँ छुपे हुए दूसरे यहूदी भी बेनकाब हो जाएंगे। किबरिया उनकी बातों के दौरान में रणधीर वर्मा के अंदर पहुँच गया था। उसके चोर ख्यालात से पता चला कि जेवी शूटर पाकिस्तान में नहीं, इंडिया के शहर दिल्ली में है। भारतीय हुक्मरानों के साए में बैठकर पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों के मंसूबे बनाता है और अपने मातहतों के जरिए उन मंसूबों पर अमल कराता है। उसने दिल्ली से हुक्म दिया कि बेंजामिन पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चलाए, वरना वो धमकी देने वाले मुसलमान उसके जरिए दूसरे यहूदियों के लिए भी बलाए जान बन जाएंगे। रणधीर वर्मा के ख्यालात से मालूम हुआ कि जेवी शूटर दिल्ली के जिस इलाके में रहता है, उस इलाके में वर्मा की एक बीवी और जवान बेटी भी रहती थी। वो पाकिस्तान आई हुई थी, दूसरे दिन इंडिया वापस जाने वाली थी। किबरिया ने फैसला किया कि खुद दिल्ली जाकर जेवी शूटर को जहन्नुम में पहुंचाएगा। उसने रणधीर वर्मा को गायब दिमाग बनाकर अपने लिए इंडिया का पासपोर्ट और वीज़ा हासिल किया। इंडिया की खुफिया एजेंसी राह अपने मातियतों को राजदारी से पाकिस्तान भेजने के लिए जाली पासपोर्ट और वीज़ा बनाते थे। किबरिया ने उनसे ये सब कुछ अपने लिए भी हासिल कर लिया। वह सफ़र के आगाज़ में अपनी सीट पर आकर बैठा। उसके साथ वाली सीटों पर रणधीर वर्मा की बीवी और बेटी बैठी हुई थी। दोनों ने उस कद्दावर जवान को देखा। वह एक भरपूर मर्द की तरह लंबा तिरंगा बॉडी बिल्डर था, लेकिन दाढ़ी मूंछें नहीं थी, अभी मसें भीग रही थीं, दाढ़ी मूंछें निकलने वाली थीं। मिसेस वर्मा ने कहा, हम दिल्ली जा रहे हैं, ये मेरी बेटी शिल्पा वर्मा है, लेकिन सब इसे चमत्कार वर्मा कहते हैं। किबरिया ने कहा, चमत्कार के मायने है मौजज़ा, मिरेकल। क्या ये मौजज़े दिखाती है? हाँ, इसे मुस्तकबिल की कुछ बातें पहले से मालूम हो जाती हैं, ये पेश आने वाले खतरात को पहले से ही समझ लेती है। किबरिया ये सुनते ही मोहतात हो गया। शिल्पा को उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो सकता था। इस वक्त वो बड़ी तवज्जो से उसे देख रही थी। उसने कहा, हाय, मेरा नाम विजय वर्मा है, ये खुशी की बात है कि हम वर्मा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। शिल्पा ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। किबरिया ने उसे थाम लिया। वो हाथ उसकी तरह खूबसूरत, मुलायम और चिकना था। मुसाफिया करते ही फिसल गया। दूसरे लफ्ज़ों में शिल्पा ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया, जैसे किबरिया ने करंट पहुँचाया हो। वो अपने हाथ को सहलाते हुए बोली, तुम वही हो? उसने पूछा, कौन हूँ? मिसेस वर्मा ने पूछा, बेटी तुम इसे जानती हो? वो किबरिया को देखते हुए बोली, मेरी आत्मा शक्ति कह रही थी, एक हैंडसम मेरी ज़िंदगी में आएगा। वो उम्र में मुझसे छोटा होगा मगर पहाड़ जैसा मर्द होगा। तुम ऐसे ही हो मगर मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा लग रहे हो। मैं 15 बरस का हूँ, अपने 16वें साल के 7वें महीने में हूँ। वह हैरानी से बोली, ओह नो, क्या तुम्हें लड़कियों की तरह अपनी उम्र घटाने की आदत है? मिसेस वर्मा ने कहा, मैंने ऐसे जवानों को देखा है जो अपनी उम्र से ज़्यादा चौड़े और हट्टे कट्टे होते हैं। ये सचमुच 15 या 16 बरस का है। वो बदस्तूर हैरानी से बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये मुझसे 3 बरस छोटा है। किबरिया ने कहा, तुम हमारी बात ना मानो, अपनी आत्मा शक्ति पर भरोसा करो। तुम्हारी आत्मा शक्ति ने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला उम्र में तुमसे कम होगा। तुम इस जहाज़ में आए हो, मेरी ज़िंदगी में नहीं आए हो और ना ही आओगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।
बाज़ औक़ात इरादे के बगैर भी बहुत कुछ हो जाता है। वो शिल्पा के दिमाग में पहुंच चुका था। उसके चोर ख्यालात कह रहे थे कि वो उसे देखते ही मुतासिर हो गया। मुसाफे के वक्त उसकी फौलादी गिरफ्त ने उसके दिल को जकड़ लिया था। वो फिलहाल किब्रिया से कतरा रही थी, घबरा रही थी। उसकी आत्मा शक्ति ने कहा था कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला कम उम्र नौजवान गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होगा। वो उसकी दीवानी बनकर रह जाएगी, वो आगे निकल जाएगा और ये सारी ज़िंदगी उसके पीछे भागती रहेगी। और वो ऐसा नहीं चाहती थी। किब्रिया को भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। उसके अंदर इश्क या जज्बात नहीं थे। वो मेरी और सोनिया की तरह बड़े बड़े कारनामे अंजाम देना चाहता था। बाबा साहब के इदारे के माहिरीन और हमने जो ट्रेनिंग दी थी वो उन पर अमल करता था। पहली ट्रेनिंग यही थी कि किसी औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दुश्मन हुस्न और शबाब को हथियार बनाकर ट्रैप करते हैं, लिहाजा दुश्मनों के इस खूबसूरत और पुरकशिश हथियार से हमेशा कतराना चाहिए। मिसेस वर्मा ने पूछा, दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मेरा कोई नहीं है। मैं वहाँ 2-4 दिन होटल में रहूँगा, फिर लखनऊ चला जाऊँगा। ये कहते ही वो मिसेस वर्मा के दिमाग में पहुँच गया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोली, तुम बहुत बड़े बंगले में रहते हो, तुम होटल में ना रहो, हमारे साथ रहोगे तो हमारी तन्हाई दूर होगी। शिल्पा ने कहा, मम्मी ये क्या कह रही हैं? पहली मुलाकात में किसी अजनबी को अच्छी तरह समझे बगैर अपने घर के दरवाजे पर भी नहीं आने देना चाहिए, और आप इसे घर के अंदर बुला रही हैं, हमारे साथ रहने को कह रही हैं। माँ ने उसे पूछा, तुम्हारी आत्मशक्ति क्या कहती है? क्या ये हमें नुकसान पहुंचाएगा? अभी मेरी आत्मशक्ति कुछ नहीं कह रही है। जब कोई खतरे की बात होती है तो तुम्हें पहले से मालूम हो जाता है। इस नौजवान से कोई खतरा नहीं है, फिर एतराज़ क्यों कर रही हो? वो कुछ कहना चाहती थी, फिर अचानक परेशान हो गई। एक हाथ से अपने सर को थामकर बोली, मम्मी आई एम गोइंग टू बी लॉस्ट। माँ ने उसकी सीट की पुश्त को आरामदेह बनाते हुए कहा, ईजी बेबी ईजी, आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो आंखें बंद करके सीट पर नीम दराज हो गई। मिसेस वर्मा ने किब्रिया को इशारे से समझाया कि वो कोई बात न करे, खामोश रहे। किब्रिया भी ख्याल ख्वानी के लिए खामोशी चाहता था। वो शिल्पा के दिमाग में पहुंच गया। उसके दिमाग ने बताया कि उस पर एक तरह का दौरा पड़ता है। पहले से कोई बात मालूम होने वाली हो तो उसकी आंखों के सामने कई रंगों के कुमकुमे जलने बुझने लगते हैं। रोशनी का एक झमाका होता है, किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कोई राजदाराना सरगोशी में कहता है, ए वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और वही होगा जो होने वाला है। फिर शिल्पा को वही दिखाई देता है जो होने वाला होता है, लेकिन जो दिखाई देता है वह मुबहम सा होता है। इशारे कनाए से ये समझ में आता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। इस बार शिल्पा के दिमाग में कोई कह रहा था, ए देखो मैं आ गया हूँ। था जिसका इंतज़ार वो दिलदार आ गया है। किब्रिया उसके दिमाग में था, ये आवाज़ें सुन रहा था, हैरान हो रहा था क्योंकि उसके अंदर उसकी अपनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। शिल्पा ने अभी उससे बातें की थी, उसकी आवाज़ और उसका लहजा सुना था, वही आवाज़ और वही लहजा अब वो अपने अंदर सुन रही थी, जबकि किब्रिया कुछ नहीं कह रहा था। इस वक्त वो तस्वुर में देख रही थी, एक साया उसे पकड़ रहा था, उसके कपड़े फाड़ रहा था। वो भागना चाहती थी और वो रास्ता रोककर उसे दबोच रहा था। ऐसे वक्त उसने किब्रिया को देखा। किब्रिया ने दुश्मन के सर पर एक हाथ मारा, वो ज़मीन में धंसता चला गया। वो गर्दन तक धंस गया, सिर्फ सर बाहर रह गया। वो उसके सर पर चढ़कर ऊंची हो गई, किब्रिया की गर्दन में बाहें डालकर उसे चूमने लगी। ऐसे वक्त उसने धक्का दिया, वो दूर जाकर गिर पड़ी। फिर सर घुमाकर देखा तो वो नहीं था। वो तस्वुराती मंजर खत्म हो गया। शिल्पा सीट की पुश्त से टेक लगाई नीम दराज थी। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर देखने लगी। उसे याद है कि वो जहाज़ में सफ़र कर रही थी और आत्मशक्ति के जरिए नजर आने वाला किब्रिया उसका हम सफ़र है। उसने फ़ौरन आंखें बंद कर ली। वह भी उसे देखना और उसे मुखातिब होना नहीं चाहती थी। उसके दिल में चोर था। उसने देखा था कि उसे चूम रही है। ये पहले से आ गई थी कि वो उससे दीवानावार मोहब्बत करने वाली है। मिसेस वर्मा ने कहा, बेटी एक बार आंखें खोलने से तुम्हें आराम आ जाता है, फिर क्यों आंखें बंद की हैं? तबीयत तो ठीक है? उसने आंख नहीं खोली। बदस्तूर आंखें बंद रखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। किब्रिया ने दिल में कहा, तुम मुझसे कतरा रही हो, मैं तुम्हें आंखें खोलने पर मजबूर करूंगा। वो अपनी जगह से उठ गया। मिसेस वर्मा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, पीछे एक सीट खाली है, वहां जाकर बैठूंगा। किब्रिया की मर्जी के मुताबिक मिसेस वर्मा खामोश रही। वो फिर अपनी सीट पर बैठ गया। शिल्पा सोच रही थी, वो जा चुका है, थैंक्स गॉड, अब मैं आंखें खोलकर इजीली सफ़र कर सकूंगी। वो आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ गई। सर घुमाकर देखा तो किब्रिया उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बौखला गई। फिर ज़रा सख्त लहजे में बोली, तुम तो दूसरी जगह जा रहे थे। ये जहाज़ ज़मीन और आसमान के बीच में है, मैं दूसरी जगह कहाँ जा सकूंगा? वो झुंझलाकर बोली, तुम किसी दूसरी सीट पर जाने वाले थे। मेरी सीट की तब्दीली से तुम्हें क्या दिलचस्पी है? मुझे क्या दिलचस्पी होगी? मुझे तुमसे क्या लेना है? तुम कहीं भी जाओ। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मिसेस वर्मा ने कहा, अभी तुमने कहा है, क्यों इस बेचारे से उलझ रही हो? मुझे किसी से उलझने की क्या ज़रूरत है? मैं तो बात भी ना करूं।
वह दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गई। खिड़की के पार बादलों को देखने लगी। किब्रिया ने उसे अपनी तरफ देखकर बोलने पर माइल किया। वो उधर घूमना नहीं चाहती थी, लेकिन बेख्तियार घूमकर बोली, तुमने अपना नाम क्या बताया था? मुझ बेचारे को विजय वर्मा कहती हैं। तुम नाम पूछने के बहाने बातें कर रही हो। नाम पूछने का मतलब ये नहीं है कि बातें कर रही हूँ। वो अपनी जगह से उठकर बोली, मम्मी आप मेरी सीट पर आ जाएं। मिसिस वर्मा उसकी सीट पर चली गई। वो किब्रिया के पास आकर बैठते हुए बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और ना ही तुमसे कतरा रही हूँ। मैं तुमसे आंखें मिलाकर बातें कर सकती हूँ। उसकी माँ ने कहा, तुम इससे बातें नहीं करना चाहती थी, अब बातें करने के लिए इससे लगकर बैठ गई हो। क्या हो गया तुम्हें? वो अंदर से परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो गया। इस जवान से बात नहीं करना चाहती, मगर बोलती चली जा रही थी। उससे कतराना चाहती थी, लेकिन माँ को वहां से हटाकर उसके पास आकर लगकर बैठ गई थी और ना चाहते हुए भी उसकी कुर्बत अच्छी लग रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली। सोचने लगी, बेख्तियार क्यों उसकी तरफ खिंची जा रही हूँ। बेशक ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहिए, इसे मेरी तरफ आना चाहिए। वो बेचैनी से सोचने लगी, बेख्तियार इसके पास चली आई हूँ, मुझे अपने आप को काबू में रखना चाहिए। किब्रिया ने उसे कश्मकश में मुब्तला रहने के लिए छोड़ दिया। उसकी माँ के ज़हन में इस इरादे को मुस्तहकम करता रहा कि वो उसे मेहमान बनाकर अपने साथ ले जाएगी। रणधीर वर्मा के ख्यालात पढ़ने के बाद मालूम हुआ था कि जेवी शूटर से सियासी मामलात के अलावा ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। वो अक्सर उसके बंगले में आता है और इन माँ बेटी के साथ सैर व तफरीह के लिए जाया करता है। किब्रियन माँ बेटी के साथ रहकर जेवी शूटर के बिल्कुल करीब आ सकता था और आसानी से उसे ट्रैप कर सकता था। आर्मी के वो योगा के माहिर अफसरान एक दूसरा फरहाद तैयार कर चुके थे। प्लास्टिक सर्जरी के माहिरीन ने बड़ी महारत से उस डमी को मेरा हमशक्ल बनाया। वो डमी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था, उससे मज़ीद मालूमात फराम की जा रही थी। वो बेहतरीन नक्काल था। वो चलने फिरने हंसने बोलने की कामयाब नकल करता था। नंबर 7 ने तनवीम अमल के ज़रिए मेरी और बहुत सी अहम बातें और आदतें उसके जहन में नक्श कराई थीं। वो उसे जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फरहाद बना चुके थे। असली आला बीबी नंबर 7 के अंदर रहकर यह सब कुछ देख रही थी। उससे डमी फरहाद के दिमाग को लॉक कर दिया गया। उसके अंदर सिर्फ नंबर 7 ही पहुंच सकता था और आला बीबी तो नंबर 7 के ज़रिए कहीं भी पहुंच जाती थी। अब अगले मरहले पर उनका मंसूबा ये था कि उस डमी फरहाद को कैद से फ़रार होने दें और उसके फ़रार होने की खबर आम करें, और वो डमी मुख्तलिफ ज़राए से ये जाहिर करते रहे कि वह मुखालफिन से छुपने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह लेता हुआ बाबा साहब के दायरे में तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाएगा। एल्पा और किब्रिया ने जिस बीमार डमी को अगवा किया था, अब चलने फिरने के काबिल हो गया था। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले और दीगर जासूस उस डमी को अभी तक तलाश कर रहे थे। आर्मी के अफसरान ने आला बीबी से कहा, तुम मिस गुमनाम अननोन कहलाती हो, पुरस्कार बनकर रहती हो, पता नहीं किस तरह दूसरों के राज मालूम कर लेती हो। क्या ये बता सकती हो कि कैदी फरहाद को किसने अगवा किया और क्यों किया है? मैं क्या बताऊं, तुम मेरी मालूमात पर यकीन नहीं करोगे। तुमने अब तक सही मालूमात फराहम की हैं, हम तुम्हारी बात का यकीन करेंगे। वो बोली, तुम्हारे हाथों से असल फरहाद अली तैमूर निकल चुका है। तुम इस शुबे में मुब्तला रहे कि वो असली है या नहीं। पता नहीं अल्पा किस तरह अंडरग्राउंड सेल तक पहुंच गई थी। वो उसे ले गई है और अब कहीं उसका इलाज करा रही होगी। उसकी ये बात सुनकर उन्हें चुप सी लग गई। उन्होंने पूरी यकीन के साथ उस डमी को असली फरहाद मानकर कैदी बनाया था। बाद में उज़्बेकिस्तान के डमी फरहाद ने उनके यकीन को डगमगा दिया था। फिर उनके लिए अपना यह मंसूबा अहम था कि डमी को फरार होने का मौका देकर बाबा साहब के दायरे पर हमला करने का जवाब पैदा किया जाए। अब आला बीबी उन्हें यकीन से कह रही थी कि उनके हाथों से फरहाद निकल चुका है। वो उसे कैदी बनाकर हलाक कर सकते थे, अपने सबसे बड़े और नाकाबिल शिकस्त दुश्मन से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते थे। लेकिन अब जीती हुई बाजी हार चुके थे। एक आला अफसर ने कहा, यह ज़रूरी नहीं है कि मिस अन्नाउन की हर बात दुरुस्त हो। जिसे अगवा किया गया है वो असली फरहाद नहीं है, असली उज़्बेकिस्तान में है। हम धोखा नहीं खा रहे हैं, अपने सही लाइन ऑफ एक्शन पर चल रहे हैं। दूसरे आला अफसर ने कहा, अगर हम अपने सही लाइन ऑफ एक्शन पर हैं तो हमारे लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन हम अगर भटक रहे हैं तो वह अगवा किए जाने वाला कैदी फरहाद हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। नंबर 7 ने कहा, मिस अन्नो ने अब तक जितनी मालूमात फराम की हैं वो सब दुरुस्त साबित हुई हैं। एल्पा ने उस कैदी फरहाद को इसीलिए अगवा किया है कि वो असली है। वो मुसलमानों की हामी बन चुकी है। बाबा साहब के दायरे से उसका गहरा ताल्लुक है। जनाब तबरेज़ी ने उसे फरहाद की हकीकत बताई होगी। वो उसे हमसे छीनने के बाद किसी महफूज पनागाह में ले गई होगी, उसका इलाज करा रही होगी। फरहाद की ख्याल ख्वानी की सलाहियतें जल्दी बहाल हो जाएंगी। फिर पता नहीं वो हमारे खिलाफ कैसी कार्रवाइयाँ करेगा। तुम्हारे दलाइल से वो असली फरहाद साबित हो रहा है। वो यहाँ से फरार होने के बाद हमारे खिलाफ जहर उगलेगा या कहीं छुपकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा। इससे पहले हमारे डमी फरहाद को ये दावा करना चाहिए कि वो असली है और अपनी हिकमत अमली से अंडरग्राउंड जेल तोड़ कर आया है।
ये बात इत्तेहादियों और दूसरे ममालिक के हुक्मरानों तक पहुंच गई थी कि मैं अब कैदी नहीं रहा, अंडरग्राउंड सेल से निकल आया हूं और कहीं रुपोश हूं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अपने अपने तमाम चैनल से यह खबर आम की कि जिस फरहाद को बाबा साहब के इदारे से गिरफ्तार करके लाया गया था, वो अपने टेलीपैथी जानने वालों की मदद से जेल तोड़कर फरार हो गया है। खबरों पर तबसरे करने वाले पूछ रहे थे, बाबा साहब के इदारे वालों ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए फरहाद को अमेरिका के हवाले किया। फरहाद खुद अदालत में पहुंचकर इंसाफ चाहता था, फिर वो क्यों फरार हो गया? जवाब दिया जा रहा था, फरहाद को पहले यकीन था कि उसे दहशतगर्द साबित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अब अपने खिलाफ ठोस सबूत की मौजूदगी ने उसे खौफजदा कर दिया। उसे यकीन हो गया कि उसे अदालत से सजाए मौत मिलेगी, इसलिए वो जान की अमान के लिए फरार हो गया। फिर सवाल किया गया, वो किस मुल्क में है? क्या उस मफरूर को कोई मुल्क पनाह देगा? जवाब दिया गया, कोई मुल्क उसे पनाह नहीं देता। वो टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क को पनाह देने पर मजबूर कर देता है। हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस मुल्क में है। नंबर 7 ने डमी फरहाद से कहा, तुम ये मुल्क छोड़ दो, हम तुम्हारे फरार होने की खबर आम कर चुके हैं, तुम्हें अब मफरूर फरहाद का रोल अदा करना है। डमी ने पूछा, मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है? यहाँ से अफ्रीका के एक शहर सन सिटी में जाओ, वहाँ मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए तुम्हें टीवी स्क्रीन पर दुनिया वालों के सामने पेश करूँगा। तुम बयान दोगे कि तुम्हें अंडरग्राउंड सेल में रखकर खिलाफ कानून बहुत अजियतें दी गई हैं और तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार किया गया है, लिहाजा तुम अपनी सलामती के लिए वहाँ से फरार हो गए हो। अब तुम बाबा साहब के दार में जाकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले हो। फिर तो मुझे सीधा बाबा साहब के दायरे में जाना चाहिए। नहीं, दुनिया वालों को ये दिखाना है कि तमाम दुश्मन तुम्हारी तलाश में है और तुम छुपते छुपाते बाबा साहब के दायरे की तरफ जा रहे हो। ये ड्रामा ज़रूरी है। हम इस दौरान में बाबा साहब के दायरे पर हमला करने का मुस्तहकम जवाब पैदा कर लेंगे। आर्मी के अफसरान नंबर 7 का ये मंसूबा था। इत्तेहादी ममालिक इस मंसूबे से मुत्तफिक थे, लिहाजा उस डमी फरहाद को एक रात एक फ़्लाइट के ज़रिए अमेरिका से दूर के लिए रवाना कर दिया गया। इत्तफाक से अल्पा और किबरिया ने उसी रात उस फ्लाइट में कैदी फरहाद को भी पहुंचा दिया। उन्होंने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वालों के ख्यालात पढ़े थे। पता चला था कि किसी वजह से इस फ्लाइट के मुसाफिरों की सख्ती से चेकिंग नहीं की जाएगी। एंटी मेकअप कैमरे हटा दिए गए थे। अल्पा और किबरिया ने इस नरमी से फ़ायदा उठाकर अपने फरहाद को उस जहाज़ में पहुंचा दिया। दोनों फरहाद फर्जी नामों से सफ़र कर रहे थे। आला बीबी नहीं जानती थी कि किबरिया का अगवा किया हुआ फरहाद भी इसी जहाज़ में उसके डमी फरहाद के साथ बैठा हुआ है, और किबरिया भी नहीं जानता था कि आला बीबी नंबर 7 के ज़रिए अपने डमी फरहाद के दिमाग में मौजूद है। नंबर 7 और आर्मी अफसरान भी ये सोच नहीं सकते थे कि दोनों फरहाद यूं एक जगह मिल बैठेंगे। वैसे उनमें से अभी कोई नहीं जान रहा था कि ऐसा इत्तफाक हो रहा है। उन दोनों के नाम और सूरतें बदली हुई थी। किबरिया के फरहाद ने डमी फरहाद से तारुफ हासिल करने के लिए मुसाफिया किया। मेरा नाम जैकी फ्राइड है, मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। डमी फरहाद ने कहा, मेरा नाम फाइंडर जैक्सन है, इत्तफाक से मैं भी साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, वहाँ मेरे अंकल बहुत बड़े मिल ऑनर है। वो दोनों एक दूसरे से बोल रहे थे। नंबर 7 और आला बीबी ने जैकी फ्राइड के चोर ख्यालात पढ़ने चाहे। उसने सांस रोक ली। किबरिया भी फाइंडर की असलियत मालूम करना चाहता था, लेकिन उसने भी सांस रोककर उसे भगा दिया। आला बीबी और नंबर 7 ने सोचा कि उनके फाइंडर का हम सफ़र कुछ बीमार सा लगता है, फिर भी उसने एक सेहतमंद की तरह सांस रोक ली। इस हम सफ़र जैकी की असलियत मालूम करनी होगी। यही बात अल्पा और किबरिया को खटक रही थी। उनके जैकी का हमसफ़र फाइंडर जहाज़ में बैठकर पीने लगा था। इसके बावजूद उसने सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक ली थी। अल्पा ने कहा, कोई गड़बड़ है, हमारे जैकी का हमसफ़र योगा का माहिर नहीं है, कोई इसके अंदर है जो पराई सोच की लहरों को महसूस करा रहा है और इसके दिमाग को लॉक कर रहा है। आला बीबी ने अपने मामूल नंबर 7 की सोच में कहा, हमारे फाइंडर का हमसफ़र बीमार है, इसके बावजूद हमें अपने अंदर आने से रोक रहा है। नंबर 7 ने कहा, हमारी कैद से फ़रार होने वाला फरहाद बीमार था, ये जैकी भी बीमार है। इस इलाज के ज़रिए 2 दिनों में चलने फिरने के काबिल बनाया गया है। साउथ अफ्रीका पहुंचने से पहले हमें इसकी असलियत मालूम करनी होगी। अल्पा ने किबरिया से कहा, मैं यकीन से कहती हूँ, फाइंडर के दिमाग में आला बीबी और नंबर 7 छुपे हुए हैं। ये फाइंडर ही उनका नया डमी फरहाद है, हमें होशियार रहना चाहिए। आला बीबी मौके से फ़ायदा उठाकर तुम्हारे मंसूबे को नाकाम बनाएगी। किबरिया ने कहा, हमें समझना चाहिए आला बीबी मेरी प्लानिंग के खिलाफ क्या करेगी। अल्पा ने कहा, हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, पहले अपने जैकी फरहाद के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करो, जहाज़ के पूरे अमले को अपने कंट्रोल में लो। हम उनके डमी फरहाद के लिए भी मुसीबतें पैदा करेंगे। वो दोनों जहाज़ के पायलट, को पायलट, स्टीवर्ड और एयर होस्टेस को अपने काबू में करने लगे। हाजिर दिमागी का तकाजा यही था, इसलिए आला बीबी भी पायलट वगैरह के दिमागों में पहुंचने लगी। पता चला उसके अंदर भी कोई मौजूद है। हालात समझा रहे थे कि किबरिया हो सकता है। उसने फ़ौरन मुझे मुखातिब किया, पापा हम एक मुश्किल सिचुएशन में हैं। किबरिया का डमी फरहाद इसी त्यारे में है जिसमें अमेरिका का बनाया हुआ नया डमी फरहाद सफ़र कर रहा है।
जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस नए डमी फरहाद के जरिए दुश्मनों को नाकाम बनाने वाली हूँ। आप किबरिया को समझाएं वो अपने कैदी फरहाद को दूर रखे, मुझसे ना टकराए, वरना हम दोनों को नुकसान पहुंचेगा। मैंने सोनिया से कहा, तुमने बेटे की हमायत की है और बेटी के खिलाफ महाज बनाया। अब ऐसी सिचुएशन है कि वो दोनों टकराएंगे, जिसके नतीजे में वो जहाज तबाह हो सकता है या किबरिया का डमी फरहाद मारा जा सकता है। सोनिया ने कहा, आला बीबी का भी डमी फरहाद मारा जा सकता है। अभी किबरिया ने मुझे वहाँ के तमाम हालात बताए हैं। बेहतर होगा अगर तुम्हारी लाडली अपने मंसूबे से बाज आ जाए और किबरिया की प्लानिंग में उसका साथ दे। आप उसे झुकना सिखाएं। अगर उन दोनों ने जहाज़ के पायलट को अपने अपने काबू में करने की कोशिश की तो सैकड़ों मुसाफिरों की जानें जाएंगी। मैंने आला बीबी से कहा, बेटी, किबरिया की प्लानिंग सही है। दुश्मनों ने जिस फरहाद को बाबा साहब के दायरे से गिरफ्तार किया था, किबरिया उसी फरहाद के जरिए उनके मंसूबों को खाक में मिलाने वाला है। वो बोली, मैं भी यही कर रही हूँ। दुनिया वाले क्या जाने कि किस डमी फरहाद को बाबा साहब के दायरे से गिरफ्तार किया गया था। वो नया डमी फरहाद भी हो सकता है। मैं किसी भी डमी को बाबा साहब के दायरे तक पहुंचने नहीं दूंगी। दुश्मन ये साबित नहीं कर सकेंगे कि फरार होने वाला फरहाद इस इदारे में पनाह ले चुका है। दुश्मन उस इदारे पर हमला करने का जवाब पैदा नहीं कर सकेंगे। तो फिर ये काम किबरिया को करने दो। तुम भाई की खातिर रास्ते से हट जाओ। ऑल राइट पापा, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। मैं इस मुहिम में किबरिया की मुश्किलात आसान करती रहूँगी। शाबाश बेटी, आई लव यू टू पापा, मैं जा रही हूँ। उन दोनों हमसफ़र फरहाद को यह बता दिया गया था कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब उनकी असलियत मालूम की जा रही है। नंबर 7 आर्मी अफसरान से कहना चाहता था कि अपनी डमी फरहाद के हमसफ़र जैकी फ्राइड को अफ्रीका पहुंचते ही हिरासत में लिया जाए। उस पर कैदी फरहाद का शुबा हो रहा है। वो बीमार और ख्याल ख्वानी की लहरों को भी दिमाग में आने से रोक रहा है। आला बीबी ने नंबर 7 को ऐसा कहने की इजाज़त नहीं दी। उससे यह सोचने पर मजबूर किया कि अफ्रीका पहुंचते उनका नया डमी फरहाद अपने हमसफ़र से दूर हो जाए। उस हमसफ़र के दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाला छुपा होगा तो उसे नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा सफ़र के दौरान में भी उसे अपने हमसफ़र से कतराना चाहिए। नंबर 7 कायल हो गया, लेकिन वो अपने तौर पर इस फरार होने वाले कैदी फरहाद को भी अपने काबू में करना चाहता था। उसके अंदर जगह बनाने के लिए उसे साबी कमज़ोरी की दवा खिलाना चाहता था। जहाज़ में खाने के दौरान में आला बीबी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। नंबर 7 एक आलाकार के जरिए जो दवा खाने में मिलाना चाहता था उसे आला बीबी ने बदल दिया। दूसरी तरफ एल्पा ने ऐसा किया, उस नए डमी फरहाद को खाने के जरिए हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला कर दिया। नंबर 7 परेशान हो गया। उसे फौरी तिब्बी इमदाद दी जाने लगी। आर्मी के अफसरान को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने नंबर 7 से पूछा, ये कैसे हो गया? वो आला बीबी की मर्जी के मुताबिक बोला, नए डमी फरहाद को टॉप सीक्रेट रखा गया था। इसके बावजूद मुखालफिन हमारी डमी तक पहुंच गए हैं। मैं ज़्यादा मुखालफिन की बात नहीं करूंगा, मुझे अल्पा पर शुबा है। एक अफसर ने गुस्से से कहा, वही हराफा ऐसा करी है। तुम उसे मुखातिब करो, उसे समझाओ कि वो मुसलमानों की हमायत में हमसे दुश्मनी ना करे। हम इसराइली काबरीन से अभी सिलसिले में बात करते हैं। आला बीबी ने काला कार के जरिए उन अफसरान से पूछा, क्या हो रहा है? उन्होंने अनजान बनकर पूछा, क्या होगा? कुछ नहीं। क्या तुम कोई नई बात कहने आई हो? हाँ, मुझे अभी मालूम हुआ कि तुम लोगों ने एक नया डमी फरहाद तैयार किया था। वो अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गया। ऐसी कोई बात नहीं। वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों बनेगा? वो खुद नहीं बनेगा, लेकिन कुदरती हालात उसे मजबूर कर सकते हैं। वो बीमार पड़ सकता है। एक आला अफसर ने कहा, मिस अननाउन, हमें यकीन होता जा रहा है कि तुम कोई और नहीं एल्पा हो। आवाज़ बदल कर बोल रही हो। ये बात सिर्फ एल्पा जानती है कि हमारा डमी फरहाद अचानक बीमार हो गया। वो हंसते हुए बोली, ये कभी नहीं जान सकोगे कि मैं कौन हूँ। अपने टेलीपैथी जानने वालों से कहो अभी एल्पा से रब्ता करें, उससे बातें करें। इधर मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। क्या एक एल्पा 2 जगह हो सकती है? इधर भी और उधर भी। ऐसे वक्त नंबर 7 ने आकर कहा, मैंने अभी एल्पा से बातें की हैं। वो इतराफ़ करिए कि उसने हमारे नए डमी फरहाद को हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला किया है। वो असली फरहाद को हमारी कैद से निकाल कर ले गई है। उसे बाबा साहब के दायरे में नहीं जाने देगी। हम उस इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। आला बीबी ने पूछा, बताओ, जब एल्पा उधर है, वहाँ के मामलात में मसरूफ़ है, तो फिर मैं कौन हूँ? हम मानते हैं तुम एल्पा नहीं हो। तुमने अब तक हमें बड़ी अहम मालूमात फराहम की है। एक गुजारिश है, इतना बता दो एल्पा किस मुल्क और किस शहर में है। जिस दिन और जिस वक्त मालूम होगा तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं उसे तलाश कर रही हूँ। ओके, जा रही हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगी। उन अफसरान ने आला बीबी के आलाकार बनने वाले अफसर से कहा, वो जा चुकी है, तुम भी जाओ। वो अफसर चला गया। नंबर 7 ने कहा, ये मिस अननाउन कौन है? हम आज तक ही मालूम ना कर सके। पता नहीं कैसे पुरस्कार ज़राए की मालिक है। कोबरा, रास्पुटीन और हमारे ताज़ा तरीन हालात से बाखबर हो जाती है। किसी मुआवजे और लालच के बगैर अहम मालूमात फराहम करती है। हम ये समझने से कासिर हैं कि हमारे मामलात से दिलचस्पी लेकर क्या फ़ायदा उठाती है। एक आला अफसर ने कहा, मिस अननाउन किसी वक्त भी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। ये कहाँ रहती है, क्या करती है, इसका सुराग लगाना होगा। अब ये बताओ, वो डमी फरहाद कैसा है? जहाज़ में उसे तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई है।
वो गहरी नींद सो रहा है। बेदार होगा तो ये मालूम होगा कि वो अचानक हिसाबी कमजोरी में कैसे मुब्तला हो गया था। एल्पा उसके दिमाग में कैसे पहुंच गई थी। नंबर 7 ये कहना चाहता था कि उनके डमी फरहाद के एक हमसफ़र जैकी फ्राइड पर उसे छुपाए। वो सफ़र के इख्तिताम पर उसे हिरासत में लेकर उसकी असलियत मालूम करना चाहता है, लेकिन आला बीवी उसे ऐसा कहने की इजाज़त नहीं दे रही थी। एक आला अफसर ने कहा, हमारा डमी फरहाद नींद से बेदार होने के बाद नॉर्मल रहेगा, लेकिन एल्पा फिर गड़बड़ करेगी। हमारे ये डमी हमारी प्लानिंग पर अमल करेगा तो वो बेजा मुदाखलत करेगी। दूसरे अफसर ने कहा, बेशक वो हमारा काम बिगाड़ सकती है। हम अभी इसराइलिया काबरीन से रब्ता कर रहे हैं। वो काबरीन एल्पा को हमारे खिलाफ काम करने से मना करेंगे। वो हमसे दोस्ती करे या ना करे, उसे हमारी मुखालफत से बाज रखेंगे। नंबर 7 दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसका डमी फिलहाल नाकारा हो गया था। उसका मंसूबा नाकाम होता दिखाई दे रहा था। एल्पा उसे फरहाद का रोल अदा करने से बाज रखने वाली थी और वो एल्पा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। किबरिया दहली पहुंच गया। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान के मिस्ताक शिल्पा के मेहमान बन गया। वो उसे कतरा रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसकी तरह उसकी माँ भी विजय वर्मा किबरिया के ज़ेरे असर है। वो इस बात से परेशान थी कि दिल आप ही आप उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। फिर उसे कुदरती तौर पर ज्ञान हासिल होता रहता था। वो वक्त से पहले जो वाक़यात अपने तसव्वुर में या ख्वाबों में देखती थी, वैसे ही वाक़यात उसकी ज़िंदगी में ज़रूर पेश आते। उसने कई दिन पहले ख्वाब में किबरिया से मुशाबत रखने वाले नौजवान को देखा था। उस जवान ने कहा था, तुम बहुत सुंदर हो, मगर अफसोस तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और शिल्पा ने कहा था, तुम शादी करो या ना करो, मैं तुम्हारी आगोश में आती रहूँगी। मर्द कभी औरत से छोटा नहीं होता, वो हमेशा झपटने वाला शेर बब्बर होता है। शिल्पा ने ख्वाब में यह भी पूछा था, क्या तुम जादू जानते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी तरफ क्यों खिंची चली आती हूँ। उसने कहा था, मेरे अंदर गैर मामूली सलाहियतें हैं जो तुम्हें मेरी तरफ खींचती रहती हैं। मेरी इन सलाहियतों को तुम कभी समझ नहीं पाओगी। कई दिन पहले देखा हुआ ये ख्वाब सच्ची ताबीर पेश कर रहा था। वो जवान उसके घर में आ गया था। उसके लिए एक चैलेंज बन गया था कि वो उससे दूर रह सकती है तो रहे। उसके सामने मकनातीस आ गया है। किबरिया उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। यूं कहना चाहिए कि अभी उसे हुस्न शबाब का चस्का नहीं पड़ा था। उसे सिर्फ अपने काम से दिलचस्पी थी। वो जेवी शूटर तक पहुंचना चाहता था। ये मालूम कर चुका था कि वो अक्सर उन माँ बेटी से मिलने आता है और उनके साथ अच्छा वक्त गुजारता है। शिल्पा के घर में आने के बाद पता चला वो किसी ज़रूरी काम से मुंबई गया है। दूसरे दिन वापस आएगा। अगले 24 घंटों तक वो दूर ही रहने वाला था। किबरिया मालूम करना चाहता था कि हिंदुस्तान में उसकी मसरूफियात क्या हैं। शिल्पा का बाप रणधीर वर्मा इतना ही जानता था कि वो इंडियन आर्मी के आला अफसरान से मुलाकातें करता रहता है। वह ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बना रहा होगा। अमेरिका, इसराइल और भारत के हुक्मरानों की मुश्तरका प्लानिंग ये थी कि मुझे दहशतगर्द साबित करके दूसरे तमाम मुसलमानों पर भी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जाएं। वो आइंदा किसी मौका पर पाकिस्तान को भी तखरीबकारों का मुल्क करार देकर हमला कर सकते थे। एशिया में इंडियन आर्मी की तादाद ज़्यादा है, असलहा भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारतीय हुक्मरानों को खुजली होती रहती है कि किसी बहाने वो पाकिस्तान पर हमला करके, खुदा ना करे, वतन अजीज़ को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। इन हुक्मरानों का यह ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी वो साजिशें करने में मसरूफ़ रहते हैं। भारत का डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी के आला अफसरान जेवी शूटर को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के सिलसिले में सहूलतें फराहम कर रहे थे और इसके इवज़ इसराइली वज़ीर ख़ारजा भारत को माली और फ़ौजी इमदाद देने का मुआहदा कर चुका था। एक इंडियन आर्मी अफसर ने जेवी शूटर को रात के खाने पर बुलाया था। उसके लिए शराब और शबाब के इंतजामात किए थे। उसने कहा, मैं शबाब का रसिया हूँ, शराब का नहीं। अगरचे मेरी फैमिली में और मेरे दोस्त अहबाब सभी पीते हैं, लेकिन मैंने कभी इसे मुंह नहीं लगाया। मेज़बान अफसर ने कहा, ताज्जुब है, आपने कभी किसी हसीना के हाथों से भी नहीं पी। मैं हुस्न से मुतासिर हूँ, लेकिन उसके सामने नहीं झुकता। मैं अपने असूल के खिलाफ किसी की बात नहीं मानता। शबाब हो और शराब ना हो तो क्या खाक मजा आएगा। शराब पीकर ही जवानी लूटने का मज़ा आता है। वो बोला, हाय, जवानी तो बस एक ही देखी है। उसे देखता हूँ तो इस बुढ़ापे में भी जवान हो जाता हूँ। क्या गुदराया हुआ बदन है। बदन का एक एक नशेब फराज निगाहों को पुकारता है और दिल को तड़पाता है। आपने किस हसीना आलम को देख लिया है? वो कौन है, कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है, रणधीर वर्मा की बेटी है। अच्छा, शिल्पा वर्मा की बात कर रहे हैं। बेशक वो मुकाबले हुस्न में सबको मात दे सकती है। उसका गजबनाक बदन चैलेंज करता है कि कौन है जो उसे चुरा कर ले जाए। जितनी हसीन है उतनी ही संगीन है। बड़ी संजीदा और रिजर्व रहती है। मैं उसे दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके घर जाता हूँ, उन माँ बेटी के साथ तफरीह के लिए भी निकलता हूँ, लेकिन वो कमबख्त
मुझसे फ्री नहीं हो रही है। जो फ्री नहीं हुई उसे फ्रॉड से हासिल किया जाता है। उससे ज़बरदस्ती करूंगा तो रणधीर वर्मा नाराज़ हो जाएगा, उसका बाप भी नाराज़ नहीं होगा। हम पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहद होकर काम कर रहे हैं। आप वहाँ अपनी यहूदी तंजीम के ज़रिए कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, हमारे लिए भी कामयाबी के रास्ते हमवार कर रहे हैं। आपको खुश करना हमारा फ़र्ज़ है। रणधीर वर्मा को हमारे ऊपर वाले मजबूर करेंगे। वो अपनी बेटी को तोहफा के तौर पर आपके सामने पेश करेगा। वो खुश होकर बोला, एक दूसरे को तहाइफ देते रहने से सियासी दोस्ती मुस्तहकम रहती है। उस अफसर की एक मुलाजमा ने आकर कहा, सर मिस्टर शूटर के लिए मिसेस वर्मा का फ़ोन है। अफसर ने जेवी शूटर से कहा, भाई बड़ी उम्र है इन माँ बेटी की। शिल्पा का जिक्र करते उसकी माँ आपको फ़ोन पर याद कर रही है। जेवी शूटर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो मिसेस वर्मा, आप कैसी हैं? इस्लामाबाद से कब आई? दूसरी तरफ से मिसेस वर्मा ने कहा, अभी आई हूँ, आते ही आपको याद कर रही हूँ, लेकिन आप तो दिल्ली छोड़कर मुंबई में बैठे हुए हैं। आप नहीं थी इसलिए यहाँ चला आया। अब कल ही किसी फ्लाइट से आ सकूंगा। बाय द वे शिल्पा क्या कर रही है? मिसेस वर्मा ने हंसते हुए कहा, आपको याद कर रही है? मेरे ऐसे नसीब कहाँ हैं, वह फ़ोन पर तो बात कर सकती हैं। हमारे एक मेहमान के साथ खाने पीने में मसरूफ़ है। आपके घर में मेहमान, वो कौन खुश नसीब है जिसके साथ शिल्पा खाना खा रही है। एक बहुत ही खूबरू और स्मार्ट नौजवान है, उसका नाम विजय वर्मा है। जेवी शूटर के अंदर अचानक ही रकाबत की आग भड़क उठी। मिसेस वर्मा की बातों से यह अंदाज़ा हो रहा था कि शिल्पा उस नौजवान विजय वर्मा से दिलचस्पी ले रही है। उसने पूछा, ये विजय वर्मा कौन है, कहाँ से आया है, क्या आपके रिश्तेदारों में से है? वो हंसते हुए बोली, आप तो पुलिस वालों की तरह इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं और रणधीर वर्मा बहुत ही अहम सियासी मामलात में मसरूफ़ रहते हैं। कोई भी अजनबी हमारे अंदर के राज मालूम करने के लिए दोस्त और मेहमान बनकर आ सकता है, आपको मोहतात रहना चाहिए। वो बोली, आप इत्मीनान रखें, ये मेहमान मेरे घर में रहकर आप लोगों के मामलात को ना समझेगा, ना किसी तरह की मुदाखलत करेगा। वो 2-4 दिनों के लिए आया है, फिर अपने शहर लखनऊ चला जाएगा। क्या आप उसके लखनऊ का पता और फ़ोन नंबर बता सकती हैं? उसका आईडी कार्ड देखकर बता सकूंगी, लेकिन मेहमान के बारे में यूं इंक्वायरी करना मुनासिब नहीं है। वो 2-4 दिनों में चला जाएगा। अगर वो 2-4 घंटों के लिए आया है तब भी इंटेलिजेंस वाले ज़रूर तहकीकात करेंगे। आप इन मामलात को हमसे ज़्यादा नहीं समझती हैं। बहरहाल मैं कल आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। किबरिया ने मिसेस वर्मा के अंदर रहकर मुंबई के मेज़बान अफसर और उसकी मुलाजमा की आवाज़ सुनी थी। अब उस अफसर के अंदर पहुंच गया। जेवी शूटर को बहुत करीब से देख रहा था। शूटर रिसीवर रखकर कह रहा था, आप दिल्ली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वालों से रब्ता करें, उन्हें हुक्म दें कि मिसेस वर्मा के घर जाकर उस मेहमान के सिलसिले में इंक्वायरी करें। लखनऊ के इंटेलिजेंस वाले भी उसके बारे में मालूमात हासिल करें। उस अफसर ने रिसीवर उठाकर दिल्ली इंटेलिजेंस वालों से रब्ता किया। उससे डिपार्टमेंट के डीजी से बातें की। किबरिया डीजी के अंदर पहुंच गया। आर्मी के आला अफसर ने जो हुक्म दिया था उसकी फ़ौरन तामील की गई। डीजी खुद मिसेस वर्मा के बंगले में आया। किबरिया के बारे में पूछगिछ करने लगा। किबरिया अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह लेकर खुद उसके सामने आया और उसके सवालात के जवाब देने लगा और उसके दिमाग में रहकर उसे मुतमईन होने पर माइल करता रहा। आखिर वो मुतमईन होकर बोला, मिसेस विजय वर्मा, बेशक तुम एक मुहज़्ज़ब और पुरअमन हिंदुस्तानी हो, मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन हूँ, लेकिन आर्मी वाले लखनऊ तक तुम्हारे बारे में तहकीकात कराना चाहती हैं। मुझे उनके हुक्म की तामील करनी होगी। वो रिसीवर उठाकर लखनऊ इंटेलिजेंस के आला अफसर के नंबर डायल करने लगा। किबरिया ने गलत नंबर डायल कराया। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, हेलो कौन? किबरिया दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही उसके दिमाग में पहुंच गया। डीजी ने अपना तारुफ कराया और कहा, ऊपर से अहकामात आए हैं, आप एक नौजवान विजय वर्मा के सिलसिले में तहकीकात करें और सुबह तक उसके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। उसने किबरिया के आईडी कार्ड के मुताबिक उसका पता बताया। किबरिया ने उस फ़ोन अटेंड करने वाले शख्स की ज़ुबान से कहा, ओहो, उस नौजवान विजय शर्मा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये लखनऊ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मोहन लाल वर्मा का बेटा है। उसने मेरी बेटी को प्रपोज किया है। बहुत जल्द उनकी सगाई होने वाली है। डीजी ने कहा, फिर तो आप विजय वर्मा को बहुत करीब से जानते हैं। ये रिपोर्ट दे सकते हैं कि वो हर तरह के शुबे से बालातर है। श्रीमान, वो मेरा होने वाला दामाद है, उस पर किसी तरह का शुबा नहीं किया जा सकता। मैं ज़मानत के तौर पर तहरीरी बयान दूंगा। फिर तो कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे होने वाले दामाद को देखते ही मुतमईन हो गया था। पता नहीं ऊपर वाले क्यों इस मासूम नौजवान पर शुबा कर रहे हैं। बहरहाल मैं ऊपर वालों को मुतमईन कर दूंगा। उसने रिसीवर रखकर किबरिया से कहा, हमने तुम पर शुबा किया, हमें क्या पता था कि तुम मेरी ही रैंक के एक डीजी के दामाद बनने वाले हो। भाई कुछ ख्याल ना करना, दिल्ली में जब तक रहो आज़ादी से घूमते फिरते रहो। शिल्पा दूर बैठी किबरिया को घूर रही थी। ये बात उसे शौक पहुंचा रही थी कि वो जिसकी तरफ बेख्तियार झुकती जा रही थी वो पहले ही एक डीआईजी की बेटी से मंसूब हो चुका है।
वो अपने दिल को समझाने लगी, ये कहीं मंसूब हो चुका है तो होता रहे। ये ना तो मेरा आशिक है और ना ही मैं इस पर मरती हूँ। अच्छा है ये हमारे घर से जल्दी जाए। ये सामने रहेगा तो मेरी दीवानगी खत्म हो जाएगी। डीजी ने आर्मी के आला अफसर को फ़ोन पर बताया कि विजय वर्मा काबिल एतमाद जवान है, लखनऊ इंटेलिजेंस के डीजी का होने वाला दामाद है, उस पर किसी तरह शुबा नहीं किया जा सकता। आर्मी अफसर ने यह बात जेवी शूटर को बताई। उसे मायूसी हुई। वो चाहता था विजय वर्मा के खिलाफ शुबा जाहिर करके उसे शिल्पा के घर से दूर कर दे, लेकिन वो काबिल एतमाद तस्लीम किया जा रहा था। मेज़बान अफसर ने कहा, आपको मायूस नहीं होना चाहिए। विजय वर्मा एक डीजी की बेटी को चाहता है, उससे शादी करने वाला है। शिल्पा आपकी है, वो आपके माल पर हाथ साफ नहीं करेगा। आजकल के जवान शादी एक से करते हैं और फ्लर्ट कई लड़कियों से करते हैं। वो शिल्पा को फांसने के लिए उसके घर मेहमान बनकर आया है। मैं कल ही किसी फ्लाइट से जाऊंगा, आप ज़रूर जाएं और ये इत्मीनान रखें कि शिल्पा आप ही के बेड पर आएगी। हम आपके लिए इंतजामात कर देंगे। किबरिया उस मेज़बान अफसर के अंदर था। उसके चोर के हालात बता रहे थे कि वो ऊपर वालों से कहकर रणधीर वर्मा पर दबाव डालेगा, जिसके नतीजे में रणधीर वर्मा अपनी बेटी को जेवी शूटर से दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी पर मजबूर करेगा। पाकिस्तान पर सियासी और जुग्राफियाई बर्तरी हासिल करने के लिए अपनी बहनों और बेटियों को पेश करना एक सियासी हिकमत अमली थी। किबरिया दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। लिबास तब्दील करके बाहर जाने लगा। मिसेज वर्मा ने पूछा, क्या खाने के बाद चहलकदमी के लिए जा रहे हो? वो बोला, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ये जगह मेरे लिए अनजानी है। वो शिल्पा से बोली, तुम्हें विजय के साथ जाना चाहिए, जाओ ज़रा चांदनी चौक तक घूमाओ। शिल्पा किसी न किसी बहाने किबरिया के करीब रहना चाहती थी, लेकिन यह चाहत जाहिर नहीं करना चाहती थी। किबरिया ने कहा, आंटी शिल्पा थकी हुई है, मैं इसे तकलीफ़ देना नहीं चाहता, तन्हा चला जाऊंगा। वो ना चाहते हुए भी बेख्तियार बोली, मैं थकी हुई नहीं हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं रात के खाने के बाद वॉक करती हूँ। वो किबरिया के साथ बंगले के बाहर आ गई। उसके साथ चलती हुई बोली, किसी हसीना के साथ तुम्हारी सगाई होने वाली है, मैं पेश की मुबारकबाद देती हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता, माँ बाप मजबूर कर रहे हैं। शादी क्यों नहीं करना चाहते? अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं कम से कम 10 बरस बाद शादी करना चाहता हूँ। पहली ज़िंदगी में बड़ी बड़ी और नुमाया कामयाबियाँ हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन मम्मी और डैड कहते हैं उन्हें पोती पोते की ज़रूरत है, पहले मैं बच्चे पैदा करूँ फिर कामयाबियाँ हासिल करूँ। वो हंसते हुए बोली, पहले बीवी फिर बच्चों की फ़ौज, क्या फ़ौज के सामने कभी कुछ कर पाओगे? शादी के बाद मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोचता हूँ लखनऊ जाकर शादी से इनकार कर दूँ। बेचारी लड़की का दिल तोड़ दोगे, क्या उसे मोहब्बत नहीं है? मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मैं इसको मोहब्बत के चक्कर में वक्त ज़ाया नहीं करता। तुम शादी नहीं करना चाहते, किसी से मोहब्बत भी नहीं करते, लेकिन वक्त गुजारने के लिए गर्लफ्रेंड बनाते रहते हो। मैं लड़कियों से दूर भागता हूँ। तुम दूर भागते हो या लड़कियां घास नहीं डालती? मुझे ऐसी बातों पर गौर करने की फुर्सत नहीं मिलती। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे साधु सन्यासी हो, लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं रखते हो। लड़कियों में आखिर दिलचस्पी वाली बात क्या होती है? हमारी माँ बहनों की तरह दूसरी तमाम लड़कियों के भी 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह और 2 कान होते हैं। सभी का बदन एक जैसा होता है। वह जवानी में जैसी भी भली बुरी दिखाई देती हैं, बुढ़ापे में खंडर बन जाती हैं। खंडर की नहीं, जवानी की बात करो। हुस्न उसे कहते हैं जो बेख्तियार अपनी तरफ खींचता है। अगर हुस्न के साथ जवानी की भी शराब हो तो हुस्न और ज़्यादा पुरकशिश हो जाता है। तुम कैसे बेहिस हो कि कोई हसीन और पुरशबाब लड़की तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींचती है? मानती हूँ कि सबका बदन एक जैसा होता है, लेकिन कशिश अलग अलग होती है। होती होगी, मैं अभी जहनी तौर पर बच्चा हूँ, इसलिए ऐसी बातें नहीं समझता हूँ। तुम किसी हसीन लड़की को नज़र भर कर देखो, उससे दिलचस्पी लो, पलक झपकते ही बच्चे से जवान हो जाओगे। तुम मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि इस हसीना से कैसे दिलचस्पी लेनी चाहिए। ऐसे भी नादान बच्चे ना बनो। क्या मैं हसीन नहीं हूँ? मुझे तवज्जो से क्यों नहीं देखते? तुम बुरा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें देखता रहूँगा। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं लड़की हूँ, अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कह सकूंगी। मुझे छू कर देखो, मेरा हाथ पकड़ो। किबरिया ने चलते चलते उसके एक हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया। वो उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन बातों ही बातों में उसके करीब आ गई। उसने सोचा, वाकई इसकी उम्र कम है, ज़हनी तौर पर बच्चा है, मुझे ही इसके करीब आकर इसे गाइड करना होगा। वो थोड़ी देर तक उसके साथ चलती रही, इंतज़ार करती रही कि वो उसके खूबसूरत हाथों की नरमी और गर्मी महसूस करके उसकी तारीफ करेगा, लेकिन वो चुपचाप चलता रहा। वो मायूस होकर बोली, तुमने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे वॉकिंग स्टिक पकड़ कर चल रहे हो। कुछ मेरे हाथ के बारे में कहो। मैं अभी कहने ही वाला था, तुम्हारे हाथ मेरी मम्मी की तरह मुलायम है।
जब मैं नन्हा सा था तब वो ऐसे ही हाथ से मुझे फीडर पिलाती थी, रोटी खिलाती थी और लोरी सुनाते हुए थपक थपक कर सुलाती थी। अब इतने भी नन्हे नहीं हो कि मैं तुम्हें थपक थपक कर सुलाऊंगी। तुम मेरा हाथ थाम कर अपनी माँ के हाथ को याद कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ मुझ पर ध्यान देना चाहिए, मेरी तारीफें करनी चाहिए। तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जितना भी खूबसूरत है, शादी के बाद इन हाथों से बच्चों को पालना होगा। प्लीज़ शादी और बच्चों की बातें ना करो। ये बताओ, मेरा हाथ थाम कर क्या मुझ में कशिश महसूस नहीं कर रहे हो? क्या हाथ थामने से कशिश महसूस होती है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वो चलते चलते रुक गई, आसपास देखते हुए बोली, यहाँ अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं है। मुझे सीने से लगाओ, फिर कशिश महसूस करोगे। उसने आगे बढ़कर अपनी उदास बाहों का हार उसे पहनाया। उसके सीने से लगकर बोली, चुप क्यों खड़े हो? मुझे अपने बाजू में जकड़ लो। किबरिया ने अपने दोनों बाजू में उसे समेट लिया। दोनों के दिल एक दूसरे से लगकर धड़कने लगे। शिल्पा इंतजार करने लगी। उसे यकीन था कि वैसी हालत में जज्बात से बेकाबू होकर उसे प्यार करेगा, लेकिन वो पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ा रहा। वो अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ उठाते हुए बोली, तुम तो पहाड़ की तरह ऊंचे हो, मुझ पर झुको, मुझे प्यार करो। वो बोला, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप है। वो झुंझलाकर बोली, अगर ये पाप है तो मुझे सीने से क्यों लगा रहे हो? ये पाप नहीं है, मम्मी भी मुझे इसी तरह सीने से लगाती हैं। वो एकदम से तड़प कर अलग हो गई। गुस्से से बोली, मेरा हाथ पकड़ते हो तो माँ याद आती है, सीने से लगाते हो तो माँ याद आती है। तुम्हें तो माँ की गोद में रहना चाहिए था, यहाँ क्यों आयो? वो गुस्से से पांव पटकती हुई घर की तरफ वापस जाने लगी। पलटकर उसे नहीं देखा कि वो पीछे आ रहा है या नहीं। वो बेजारी से सोच रही थी, वो आएगा मगर इसी तरह जी को जलाएगा। अब मैं उसे मुंह नहीं लगाऊंगी। वो घर आ गई। माँ ने पूछा, विजय कहाँ है? होगा कहीं, वो नन्हा बच्चा नहीं है, आ जाएगा। तुम उसके साथ गई थी, उसके साथ आना चाहिए था। मम्मी, वो बहुत बदतमीज़ है, मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे सीने से लगाना चाहता था। मैं उसे धुतकार कर चली आई। माँ उसे घूर कर देखने लगी। वो नजरें चुराते हुए बोली, आप इस तरह क्यों देख रही हैं? तुम झूठ बोल रही हो, क्या मुझे नादान समझती हो? मैं अपनी आंखों से देखती आ रही हूँ, वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। तुम खुद ही उसके करीब जाकर उससे चिपक कर बातें करती हो, उससे अपनी तरफ माइल करती हो। वो कोई जवाब न दे सकी। माँ से मुंह फेर कर अपने बेडरूम में आ गई। उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों उस पर मरमिटी है। उसके हुस्न शबाब का तकाजा यह है कि तलबगार खुद उसके सामने आकर उसके हुस्न की खैरात मांगे, लेकिन इसके बरक्स हो रहा था। वो किबरिया से भीख मांग रही थी। उसे बुरी तरह अपनी तौहीन का एहसास हो रहा था। वो दिल ही दिल में कस्में खा रही थी कि अब उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। रात के 11 बजे उसकी माँ ने आकर पूछा, तुमने विजय को कहाँ छोड़ा था? वो अभी तक वापस नहीं आया है। शिल्पा को भी तशवीश हुई। वो बोली, हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, वो नादान बच्चा नहीं है कि रास्ता भूल जाएगा। आप परेशान क्यों होती हैं, वो आ जाएगा। शिल्पा खुद परेशान होने लगी। आधी रात गुजरने के बाद भी वो नहीं आया। वो उसके बेडरूम में आकर इंतजार करने लगी। उसके बेड पर लेटकर सोचने लगी। वो सोच रही थी, किबरिया उसके बिल्कुल करीब उसके अंदर मौजूद था। जिंदगी में पहली बार शिल्पा उसके सीने से आकर लगी थी। उसे अच्छा लगा था। वो चाहता था कि शिल्पा इसी तरह उसके सीने से लगी रहे और उसे जवानी का सबक पढ़ाती रहे। इसके बावजूद उसके दिमाग ने समझाया, अब ये मुनासिब नहीं, वो जिस मिशन पर आया उस पर ध्यान देना चाहिए। शिल्पा से कतराने के लिए उसने उसे गुस्सा दिलाया था। वो उसे छोड़कर चली आई, लेकिन अब उसे दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए उसके बेड पर आ गई थी। बेचैनी से करवटें बदल रही थी। फिलहाल उसे दूर रहने का एक ही रास्ता था। किबरिया ने ख्याल खानी के जरिए उसे थपक कर सुला दिया। उसे पता भी ना चला कि कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। वो बेड पर अकेली थी। वो नहीं आया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। उसने माँ के पास आकर पूछा। माँ ने हैरानी जाहिर की। अगर वो तुमसे नाराज हो गया था तब भी यहाँ आता और अपना सामान ले जाता। मेरा ख्याल है वो रास्ता भटक गया या भगवान ना करे किसी हादसे का शिकार हो गया। शिल्पा लिबास तब्दील करके अपनी कार में बैठकर उसे ढूंढने निकल गई। आसपास के इलाकों में किसी को हादसा पेश नहीं आया था, ना ही अगवा की कोई वारदात हुई थी। यही बात समझ में आ रही थी कि वो नाराज होकर कहीं चला गया है। जेबी शूटर दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली आ गया। मिसेस वर्मा के घर आकर मुलाकात की। शिल्पा भी ड्राइंग रूम में बैठी किबरिया के बारे में माँ से बातें कर रही थी। उसकी आत्मा शक्ति ने उसे बताया था कि वो उसकी ज़िंदगी में आएगा। ये नहीं बताया था कि आते ही वापस चला जाएगा, लिहाजा यकीन था कि वो वापस आएगा। जेबी शूटर ने आते ही शिल्पा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कल रात मालूम हुआ कि इस्लामाबाद से वापस आ गई हो। किसी फ्लाइट में सीट नहीं मिल रही थी। मैं हाई लेवल का आदमी हूँ। ऊपर वालों ने एक फ़्लाइट में मेरे लिए सीट खाली करा दी। बाय द वे, तुम्हारा वो मेहमान दिखाई नहीं दे रहा। मिसिस वर्मा ने कहा, हम उसके लिए परेशान हैं। वो कल रात खाने के बाद वॉक के लिए गया था, फिर वापस नहीं आया। वापस न आने की कोई तो वजह होगी। वह शिल्पा से नाराज़ हो गया। शिल्पा ने कहा, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला क्यों नाराज़ होगा? मैं यकीन से कहती हूँ वो शाम तक वापस आ जाएगा।
जेवी शूटर ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत और अपनायत होगी तो सुबह का भूला शाम को आ जाएगा। क्या तुम मुझसे मुतासिर हो गई हो? वो नागवारी से बोली, ये मेरा पर्सनल मामला है, आप कोई दूसरी बात करें। दूसरी बात सरकारी है। जैसा कि तुम जानती हो, पाकिस्तान का दौरा सरकारी था। वहां एक तकरीब में जिस पाकिस्तानी सियासतदान से तुम्हारी मुलाकात हुई थी उसका नाम बताओ। शिल्पा ने कहा, वो एक मिनिस्टर है, उसका नाम ख्वाजा खैरुद्दीन है। वो फौजी नुक्ते नज़र से वहां के दिफाई मामलात के बहुत से राज जानता है और वो अगले हफ्ते भारत के दिफाई मिनिस्टर से मुज़ाकरात के लिए आ रहा है। तुम यहाँ दिन रात ख्वाजा खैरुद्दीन की मेज़बानी करो और उसका दिल खुश करती रहोगी। ये सुनते ही मिसेस वर्मा वहां से उठकर चली गई। शिल्पा ने नागवारी से कहा, आपको मम्मी के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम्हारी मम्मी जानती है कि यह सरकारी ड्यूटी है और ये ड्यूटी तुम्हें करनी है। वो पाकिस्तानी सियासतदान तुम पर 1000 जान से फिदा हो गया। मेरी ड्यूटी क्या है ये मैं खूब समझती हूँ। आप अभी किस लिए आई हैं? तुमने इस्लामाबाद से आने के बाद ड्यूटी रिपोर्ट नहीं दी है। अभी वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने तुम्हें बुलाया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठकर बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। उसने बेडरूम में आकर वजारत खारजा के सेक्रेटरी से रब्ता किया। फ़ोन पर कहा, मैं शिल्पा वर्मा बोल रही हूँ, क्या आपने अभी मुझे बुलाया है? दूसरी तरफ से कहा गया, हाँ, मैंने मिस्टर शूटर से कहा था कि वो तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आएं। तुम कितनी देर में आ रही हो? मैं 1 घंटे में हाजिर हो जाऊंगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया, लिबास तब्दील करने लगी। सोचने लगी, ख्वाजा खैरुद्दीन 1 हफ्ते बाद यहाँ आएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने बदन की सौगात विजय यानी कि ब्रिया को दूंगी। जिस पर दिल आ गया है पहले उसकी आगोश में खेलूंगी। कैसी मजबूरी है, मैं ना चाहते हुए भी ख्वाजा खैरुद्दीन के लिए एक हसीन सियासी तोहफा बन जाऊंगी। किबरिया उसके ख्यालात पढ़ रहा था। उसकी सोच में बोला, मैं चाहूं तो किसी दूसरे के बेड पर जाने से इनकार कर सकती हूं। उसकी अपनी सोच ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पाकिस्तानी की हवस पूरी करनी होगी। वो फौजी नौयत के बहुत से अहम राज उगलने वाला है और मैं उससे उगलवाऊंगी। किबरिया ने उसकी सोच में कहा, मुझे इन सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरी हुक्मरानों ने मुझ पर जबर किया तो मैं ये देश छोड़कर चली जाऊंगी। सारी जिंदगी सिर्फ विजय वर्मा की आगोश में रहूंगी। उसकी अपनी सोच ने कहा, नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं तो अपने देश की खातिर जान भी दे सकती हूँ, जबकि जान नहीं देना है, सिर्फ जवानी देना है। पाकिस्तान पहले हमारे ही देश था, मुसलमानों ने इस देश के टुकड़े कर दिए, हम भी उनसे कम नहीं है। हमने भी पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, उसके एक हिस्से को बांग्लादेश बना दिया। हम उस बचे खुचे पाकिस्तान को भी नहीं रहने देंगे। 1 हफ्ते के बाद मैं ख्वाजा खैरुद्दीन को जवानी की सौगात पेश करूंगी और उससे पाकिस्तान की दिफाई कमजोरियां और अहम राज मालूम करूंगी। किबरिया उसकी सोच के जरिए उसे समझाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन हिंदू कौम को इस बात का गुस्सा था कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए थे। उनके अंदर ये इंतकामी जज्बा नस्ल दर नस्ल मजबूत होता जा रहा था कि वो बाकी मानदा पाकिस्तान को भी दुनिया के नक्शे में नहीं रहने देंगे। यही शदीद इंतकामी जज्बा शिल्पा के अंदर था और वह अपने इरादे से बाज आने वाली नहीं थी। वह जेवी शूटर के साथ उसकी कार में बैठकर जा रही थी। उसने पूछा, इतनी खामोश क्यों हो, क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारी लाइफ पर्सनल कहाँ रही? तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी जवानी सरकारी तौर पर इस्तेमाल के लिए है। तुम अपनी मर्जी से किसी को अपना यार नहीं बना सकती। तुम दौलत तो खूब कमाओगी, लेकिन जब तक जवान और पुरकशिश रहोगी तब तक अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगी। उसने जवाब नहीं दिया। किबरिया के बारे में सोचने लगी, यार तो बना चुकी हूँ, पहले उसी से अपने दिल की मुरादें पूरी करूँगी। मेरा ये ज़ाती राज किसी को मालूम नहीं होगा। वह जेवी शूटर के साथ वजारत खारजा के काला ओहदेदार के बंगले में आ गई। उस ओहदेदार ने उसे देखते ही कहा, आओ शिल्पा, तुम बहुत गैर जिम्मेदार होती जा रही हो। तुम कल शाम को इस्लामाबाद से आई हो, तुम्हें यहाँ आते ही हमसे रब्ता करना चाहिए था। वो बोली, जब मैं यहाँ पहुंची तो ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था। आज सुबह हाजिर होने वाली थी, लेकिन हमारा मेहमान अचानक लापता हो गया। उसकी गुमशुदगी ने मुझे परेशान कर दिया। दूसरी गैर जिम्मेदारी यही है कि तुमने एक अजनबी को मेहमान बनाया है। सुना है वो खूबरू जवान है और तुम्हें ताकीद की गई है कि तुम किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी और ना ही उसके साथ बेड पर जाओगी। सर, उस मेहमान से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अब तक अनछुई हूँ, मुझे किसी ने टच नहीं किया है। आज मिस्टर शूटर तुम्हें टच करना चाहते हैं, ये इत्मीनान करना चाहते हैं कि तुम्हें परफेक्ट ट्रेनिंग दी गई है। एक मुलाजिम चाय की एक प्याली उन तीनों के आगे रख रहा था। शिल्पा ने कहा, मेरी ट्रेनिंग परफेक्ट है, मैं उस पाकिस्तानी को कामयाबी से शीशे में उतारूंगी। अगर उसने तुम्हें शीशे में उतार लिया तो क्या करोगी? तुम्हें ताकीद की गई है कि किसी भी महफिल में अपनों पर भी भरोसा न करो, बल्कि अपने साए पर भी भरोसा न करो। वो चाय के घूंट लेते हुए बोली, वक्त आने पर साबित कर दूंगी कि मैं अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करती हूँ। उस ओहदेदार ने कहा, मैं चाय पीकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ बेडरूम में मिस्टर शूटर के साथ रहोगी
और ट्रेनिंग के मुताबिक उसके साथ वक्त गुजारोगी। वो बोली, नो सर, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि सिर्फ अपने देश की खातिर तन मन की कुर्बानियाँ दूंगी, लेकिन ख्वामखा की अय्याशी के साथ तन्हाई में वक्त नहीं गुजारूंगी। तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान अपने बचाव के तरीके भी बताए गए हैं। मिस्टर शूटर, तुम पर हमला करेंगे तो खुद को कैसे बचाओगी? वह चुटकी बजाकर बोली। मिस्टर शूटर जैसे बूढ़ों को एक चुटकी में उड़ा सकती हूँ। जेबी शूटर हंसने लगा। उस ओहदेदार ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। तुम अपने दावे के मुताबिक हमारे यहूदी दोस्त को चुटकियों में उड़ाती रहो। वो बोली, जस्ट अ मिनट सर, आप समझ रहे हैं कि मैंने आप दोनों पर भरोसा करके ये चाय पी है और अब मैं इस आबी कमजोरी में मुब्तला रहूंगी और ये शूटर मेरी जवानी को मज़े से शूट करता रहेगा। वो हंसने लगी। ओहदेदार एक ज़रा कमज़ोरी महसूस करते हुए फिर अपनी जगह बैठ गया। शिल्पा ने पूछा, क्या हुआ? मेरी चाय आपकी तरफ चली गई? मैंने जो ट्रेनिंग हासिल किया उसका एक नमूना आपको दिखाया है। वो कमज़ोरी के बायस कराते हुए बोला, तुमने अपने सीनियर के साथ अच्छा नहीं किया। आप मेरे साथ कौन सी अच्छाई कर रहे हैं? अब आप अपने यहूदी दोस्त से कहें मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़े। आप सब जानते हैं मैं ब्लैक बेल्टर हूँ। जेबी शूटर ने कहा, प्लीज़ मुझे चैलेंज ना करो, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। बेहतर ये होगा कि हम दोस्त बनकर एक दूसरे को खुश करें। ठीक है, मैं दोस्त बनकर तुम्हारी आगोश में आ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, पहले हम दोनों 2-4 पैग पिएंगे। मैं शराब नहीं पीता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मेरे बदन को देखकर ललचाते रहते हो। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो हमेशा ललचाते ही रहोगे। ओहदेदार ने कहा, बहुत आसान शर्त है, इसकी बात मान लो। आज 2 पैग पी लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये नशे में और 2 आतिशा लगेगी। शिल्पा अपनी जगह से उठकर बोली, मेरी शर्त नहीं मान रहे हो? मैं जा रही हूँ, हिम्मत है तो मुझे रोक लो। वो रोक सकता था, लेकिन इस ज़बरदस्त को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकता था। वो उसे पसीना पसीना कर देती, लेकिन मन की मुराद पूरी ना होने देती। जेबी शूटर ने सोचा, मैं टेलीपैथी जानने वालों से महफूज रहने के लिए शराब से परहेज करता हूँ। वैसे आज तक कोई मेरे अंदर नहीं आया और ना ही यहाँ किसी के आने का अंदेशा है। आज असूल के खिलाफ पी लूँ तो ये पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आ जाएगी। वो बोली, क्या सोच रहे हो, मुझे जाने से रोक सकोगे? रोक सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी से तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। तो फिर 1 बोतल और 2 गिलास मंगवाओ। ओहदेदार ने कहा, यह सामने अलमारी में सब कुछ है। मुझे अफसोस है मेज़बानी नहीं कर सकूंगा, कमज़ोरी महसूस करूँ। जेबी शूटर अपनी जगह से उठकर अलमारी के पास गया। वहाँ से बोतल और गिलास निकालते हुए बोला, कोई बात नहीं, कमज़ोर हो, उठ नहीं सकते, मगर तमाशा तो देख सकते हो। पहला पैग तैयार हुआ। दोनों ने गिलासों को टकराकर चीयर्स कहा, फिर पीने लगे। जेबी शूटर पारे की तरह मचलते हुए शबाब को हासिल करने के लिए बेचैन था। 2-4 घूंट में ही गिलास खाली करके बोला, अब दूसरा पैग ले रहा हूँ, इसके बाद तो मेरी आगोश में आकर पियोगी। वह दूसरा पैग पीने लगा। इतना ही काफ़ी था, किबरिया उसके अंदर पहुंच गया। वो किबरिया की मर्जी के मुताबिक तीसरा पैग, फिर चौथा पैग पीने लगा। ओहदेदार ने कहा, यह क्या कर रहे हो? अपने पैरों पर भी खड़े नहीं रह सकोगे। शराब को छोड़ो, शबाब को पकड़ो। उसने शिल्पा की तरफ हाथ बढ़ाया। वो 1 की बजाय 2 दिखाई दे रही थी। समझ में नहीं आ रहा था 4 हाथों में से कौन सा हाथ पकड़े। जब एक हाथ पकड़ने में कामयाबी हुई तो शिल्पा ने उसके हाथ को एक झटका दिया। वो आगे को झुकता हुआ फर्श पर औंधे मुँह गिरा। वहां से उठ ना सका, वहीं पड़ा रहा। मदहोशी में बड़बड़ाता रहा। वो मेज़बान ओहदेदार कमजोरी के बायस हो गया था। शिल्पा उन दोनों को हकारत से देखकर चली गई। किबरिया उस ओहदेदार के ख्यालात पढ़ने लगा। बहुत से अहम राज मालूम करने लगा। ये भी मालूम होने लगा कि पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ करने और बड़े शहरों में अमन अमान का मसला पैदा करने के लिए कैसे कैसे मंसूबे बनाए गए हैं, और इन मंसूबों पर अमल भी हो रहा था। जेबी शूटर मदहोश था। मदहोशी में उसके ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते थे। किबरिया ने सोचा, चंद घंटे बाद आकर इसे मामूल बनाएगा। वो शिल्पा के अंदर गया। वो अपने बेडरूम में थी। माँ ने रात का खाना खाने को कहा, उसने इनकार कर दिया। किबरिया अब तक वापस नहीं आया था। उसके हवास पर छाया हुआ था। भूख उड़ गई थी, नींद भी नहीं आ सकती थी। वो माँ के पास आकर बोली, हमने विजय वर्मा को मेहमान बनाया था। वजारत खारजा का आला ओहदेदार इस बात पर एतराज़ कर रहा था। कल मैं दूसरे ओहदेदारों से इस सिलसिले में बात करूंगी। शिल्पा को करीब रखे हुए फ़ोन की घंटी सुनाई दी। वो बोली, मम्मी घंटी बज रही है, रिसीवर उठाएं। माँ ने ताज्जुब से कहा, फ़ोन तो खामोश पड़ा है। मम्मी ये खामोश नहीं है, घंटी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, शायद विजय का फ़ोन है। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया, फिर रिसीवर को कान से लगाकर पूछा, हेलो कौन? किबरिया ने उसके दिमाग में कहा, मैं वही हूँ जिसके इंतज़ार में तुम तड़प रही हो, क्या मुझे पहचान सकती हो? वो खुश होकर बोली, विजय तुम कहाँ हो? उसकी माँ ने फ़ोन के स्पीकर को ऑन किया ताकि उसकी बातें सुन सके। किबरिया ने उसके दिमाग में कहा, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से वापस आ सकता हूँ, लेकिन किस लिए आऊँ? मेरे लिए आओ प्लीज़, अभी आ जाओ। माँ ने हैरानी से पूछा, तुम किससे बातें कर रही हो? दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, फ़ोन बंद है। मम्मी वाइड स्पीकर में खराबी होगी। मैं रिसीवर से विजय की आवाज़ सुन रही हूँ। ये लें, आप बात करें, विजय को समझाएं वो यहाँ वापस आ जाए। मिसिस वर्मा ने रिसीवर लेकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो विजय, तुम अचानक कहाँ चले गए हो? हमें बताकर जाना चाहिए था।
वो जवाब सुनने के लिए चुप हुई, फिर बोली हेलो हेलो विजय हेलो। फिर वह शिल्पा से बोली दूसरी तरफ कोई नहीं है, फ़ोन खामोश है। शिल्पा ने माँ से रिसीवर छीन कर कान से लगाया। हेलो विजय, तुम खामोश क्यों हो गए हो? किब्रिया ने कहा मैं खामोश नहीं हूँ, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो, तुम सुनती रहो, मैं बोलता रहूँगा। तुम मम्मी से क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरी आवाज़ सिर्फ तुम सुन सकोगी, क्योंकि ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। मिसिज वर्मा ने सर घुमाकर देखा। फ़ोन का प्लग स्विच बोर्ड से निकलकर एक तरफ पड़ा हुआ था। वो ताज्जुब से बोली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये प्लग लगा हुआ नहीं है, फ़ोन से आवाज़ कैसे आएगी? तुमने घंटी की आवाज़ सुनी और अब बातें कर रही हो। शिल्पा, ये फ़ोन डेड है। शिल्पा ने अपनी जगह से उठकर स्विच की तरफ देखा। वाकई प्लग स्विच से अलग था, फ़ोन से रब्ता हो नहीं सकता था। उसने रिसीवर को फिर कान से लगाकर कहा हेलो विजय हेलो। इस बार किब्रिया खामोश रहा। वह हेलो हेलो कहकर हैरानी से रिसीवर को देखने लगी। मिसिज वर्मा ने कहा तुम्हारा दिमाग चल गया है, फ़ोन डेड पड़ा है और हेलो हेलो किए जा रही हो। वह रिसीवर रखकर बोली मम्मी, मैं साफ तौर से उसकी आवाज़ सुन रही थी, उसकी आवाज़ आप नहीं सुन सकती थी। ऐसी क्या बात है कि मुझे उसकी आवाज़ सुनाई न देती? वो कह रहा था उसकी आत्मा बोल रही है, उसकी आवाज़ सिर्फ मैं सुन सकती हूँ। ये क्या बकवास है? तुम ये कहना चाहती हो कि वो मर चुका है, खुद बोल नहीं सकता, इसलिए उसकी आत्मा बोल रही है? वो झुंझलाकर रिसीवर क्रैडल पर पटकते हुए बोली मैं क्या जानूँ, वो बोल रहा था ये उसकी आत्मा बोल रही थी, मैं साफ तौर से उसकी आवाज़ सुन रही थी। बेटी, मैं तुम्हारे अंदर तब्दीली देख रही हूँ, वो तुम्हारे हवास पर छा गया है। तुम उसके लिए बावली हो रही हो, खुद को संभालो वरना पागल हो जाओगी। वो कायल होकर सोचने लगी, हाँ मैं पागल हो रही हूँ, उसने फ़ोन नहीं किया था और मैं उसकी आवाज़ सुन रही थी, मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। वो सोचते सोचते अपने बेडरूम में आ गई। वहाँ भी सोच का सिलसिला जारी रहा। वो बेड पर लेट गई, फिर चौंक कर उठ बैठी। सामने किब्रिया खड़ा हुआ था। वो बेड से उतरकर दौड़ती हुई उसके पास आई, फिर उसे लिपट कर बोली तुम कहाँ चले गए थे? इस तरह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो उसे लिपट रही थी, उसके चेहरे को अपने ऊपर झुकाकर उसे इधर उधर से चूम रही थी और कह रही थी तुम मुझे पागल बना रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी, वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। बाहर से मिसिज वर्मा की आवाज़ सुनाई दी, शिल्पा किससे बातें कर रही हो? मम्मी, ये विजय है, वापिस आ गया है, आप आकर देखें। मिसिज वर्मा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। किब्रिया ने उसके दिमाग में आकर उसे गायब दिमाग बना दिया। अब वो उसे नजर नहीं आ रहा था। वो बोली कहाँ है विजय? किब्रिया मिसिज वर्मा के सामने आ गया। शिल्पा ने कहा मम्मी, आपको क्या हो गया है? विजय आपके सामने है या आपके सामने से गुजरता हुआ दरवाजे की तरफ जा रहा है? वो घूमकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वह नजर नहीं आ रहा था, जबकि हकीकतन मौजूद था। उस दरवाजे से गुजरकर बाहर चला गया। शिल्पा ने आगे बढ़ते हुए कहा विजय रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मिसिज वर्मा ने शिल्पा को दोनों हाथों से पकड़कर आगे जाने से रोक लिया। रुक जाओ बेटी, तुम्हें क्या हो गया? यहाँ विजय नहीं है और तुम उसे देख रही हो। वहाँ फ़ोन डेड पड़ा हुआ था और तुम उसकी आवाज़ सुन रही थी। शिल्पा खुद को छुड़ाकर किब्रिया के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन माँ उससे लिपट गई थी, उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। दरअसल किब्रिया उसके अंदर रहकर शिल्पा को अपने पीछे आने से रोक रहा था। फिर एक जगह छुपने के बाद उसने माँ बेटी को एक दूसरे से अलग कर दिया। वह दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई, इधर उधर देखते हुए आवाज़ें देने लगी। विजय विजय, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ विजय। मिसिज वर्मा बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से जाने लगी। यह लड़की सचमुच पागल हो गई है। पता नहीं विजय कल से कहाँ गुम हो गया। जब तक वापस नहीं आएगा ये उसके लिए बावली होती रहेगी। शिल्पा मकान के एक एक हिस्से में उसे ढूंढ रही थी। एक जगह माँ से सामना हुआ। वो गुस्से से बोली आप मेरे कमरे में क्यों आई थी? वो आपको देखते ही फिर कहीं चला गया। वो मुझे देखकर क्यों जाएगा? मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ। तुम ये क्यों नहीं मानती कि वो तुम्हारे कमरे में नहीं था? घर होता तो मुझे नजर आता। आप बूढ़ी हो गई हैं, आपकी बेनाई कमज़ोर हो गई है। वो सर से पाँव तक दिखाई दे रहा था। प्लीज़ आप मेरे बेडरूम की तरफ ना आए। वो अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए सोचने लगी, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है। वो मौजूद था, मैं उसे लिपट रही थी, उसे चूम रही थी, और मम्मी है कि उसके वजूद से इनकार कर रही हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अपने बेडरूम में आई। किब्रिया उसके बेड पर लेटा हुआ था। वो खुशी से चीख पड़ी। वो दौड़ती हुई उछलकर बिस्तर पर आई और उसे लिपट गई। इधर उधर से उसे छूकर चूम कर कहने लगी तुम्हारा वजूद है, लेकिन मम्मी तुम्हें देख नहीं पा रही हैं। किब्रिया ने उसकी सोच में कहा, इन खूबसूरत लम्हात में मुझे मम्मी की नहीं अपनी बात करनी चाहिए। वो बोली मम्मी को मारो गोली, ये बताओ कहाँ चले गए थे? किब्रिया ने उसकी सोच में कहा, ये कहीं भी गया हो, अभी बात नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार करना चाहिए। उसे दीवाना बनाने के लिए अपने हुस्न का इजहार कराना चाहिए। मिसिज वर्मा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, फिर उसे देखकर ठिठक गई। मिसिज वर्मा को किब्रिया नजर नहीं आ रहा था। वो बेड पर तन्हा दिखाई दे रही थी और ऐसी हरकतें कर रही थी जैसे ख्याल में विजय से लिपट कर प्यार कर रही हो। मिसिज वर्मा अपने गालों पर हौले हौले तमांचे मारती हुई राम राम कहते हुए बेडरूम से बाहर आ गई। सोचने लगी सुबह दिमागी अमराज के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेगी। इस लड़की का इलाज ना कराया गया तो ये इसी तरह नॉर्मल होकर घर से चली जाएगी और जग हसाई का सबब बनेगी। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर करीब आकर कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो कुछ कहती जा रही थी, साफ सुनाई नहीं दे रहा था। माँ ने समझ लिया वो तस्वुर में विजय को देख रही है।
तस्वुर में उसे लिपट रही है, गहरी गहरी सांसें ले रही है और हाय हाय कर रही है जैसे विजय मिर्चें खिला रहा हो। वो बुड़बुड़ाती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद किबरिया ने ख्याल खुआनी के जरिए मालूम किया मिसेज वर्मा अपने कमरे में जाकर सो गई थी। उधर बेडरूम में शिल्पा मदहोश हो रही थी। बेड पर वो बेतरतीब बिखरी पड़ी थी। वह मस्ती में डूबकर कह रही थी, कौन कहता है तुम उम्र में छोटे हो, हाय तुमने मेरा कचूमर निकाल दिया। उसने सर घुमाकर देखा। किबरिया उसे अलग होकर बेड से उतर गया। उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे गायब दिमाग बना दिया। अब वो उसे नजर नहीं आ रहा था। वो एकदम से चौंक कर उठ बैठी, कहने लगी, विजय विजय तुम अचानक कैसे गायब हो गए। वो बेड से उतरकर वहां गई जहां किबरिया खड़ा हुआ था। अब वो उधर नहीं था, उस कमरे से जा चुका था, लेकिन उसके अंदर मौजूद था। शिल्पा दोनों हाथ फैलाकर अंधों की तरह उसे ढूंढ रही थी। वो उसकी सोच में बोला, मैं किसे ढूंढ रही हूँ, वो यहाँ नहीं आया था। वो चीख कर बोली, आया था, मैं मम्मी की तरह अंधी नहीं हूँ। उसे आंखों से देखती रही, उसे छूती रही। वो मुझे बाजुओं में भरता रहा और चूमता रहा। वो अभी यहाँ था। वो तेजी से चलती हुई अपने लिबास के पास आई, उसे पहनते हुए बोली, वो यहाँ था, उसने मेरे बदन पर अपने प्यार की मोहर लगाई है। वो ख्वाब नहीं था, ख्याल नहीं था, सचमुच यहाँ था। विजय विजय तुम कहाँ गुम हो गए हो, प्लीज़ आ जाओ। फिर उसकी दूसरी सोच ने कहा, यह जागती आंखों का ख्वाब था, मुझे यकीन कर लेना चाहिए। वो कोई जादू नहीं था, वो गायब नहीं हुआ था, ये मेरी नज़रों का धोखा था। वो सर थाम कर एक जगह बैठ गई। इस तरक्की याफ्ता साइंसी दौर में ये बात बड़ी मज़का खेज थी कि वो नज़रों के सामने था और गायब हो गया। कोई भी सुनने वाला यकीन ना करता, उसी का मजाक उड़ाया जाता। वो किसी से पूछ नहीं सकती थी कि अगर ये ख्वाब था तो मेरे बदन का जोड़ जोड़ क्यों दुख रहा है। उसके इस सवाल का जवाब खुद उसके पास नहीं था। एल्पा और किबरिया का अगवाशुदा फरहाद अफ्रीका के शहर सन सिटी पहुंच गया। उसका आर्जी नाम जैकी फ्राइड था। अमेरिका के नए डमी फरहाद का आर्जी नाम फाइंडर था। वो भी इसी जहाज से वहां पहुंच गया था। सफ़र के दौरान में एल्पा ने उसे हिसाबी कमजोरी में मुब्तला किया था। अब वो नॉर्मल हो चुका था। अमरीकी आला अफसरान कशमकश में थे कि अपने मंसूबे के मुताबिक उससे काम लिया जाए या सब्र किया जाए। वो समझ गए थे कि एल्पा उनके फाइंडर के दिमाग में जगह बना चुकी है। उसके जरिए उनके मंसूबे मालूम कर रही है। वो किसी भी मरहले में रुकावट पैदा कर सकती है। एक अफसर ने कहा, इसराइली काबरीन ने एल्पा से बात की है। उसने वादा किया है कि वो हमारे डमी फरहाद फाइंडर के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। नंबर 7 ने कहा, हमें अपने डमी को इस्तेमाल करके आजमाना चाहिए कि एल्पा मुदाखलत करेगी या नहीं। जब उसने वादा किया है तो हमें यह रिस्क लेना चाहिए। अब वो देखना चाहते थे कि एल्पा का रद्द अमल क्या होगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक चैनल से धमाका खेज खबर नशर की कि फरहाद अमरीकियों की कैद से फरार होने के बाद पहली बार इस चैनल के जरिए दुनिया वालों को मुखातिब करेगा। अफ्रीका के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे दुनिया वाले उसे स्क्रीन पर देख सकेंगे और उसकी बातें सुन सकेंगे। अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने उसे दुनिया वालों से रब्ता कायम करने से रोकना चाहा और चैनल में खराबी पैदा करने की कोशिश की तो उन्हें बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने ही डमी फरहाद के जरिए अपने खिलाफ एक शोशा छोड़ा। मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए बार बार ये खबर नशर करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खास चैनल पर उनके डमी फरहाद को देखें और उसकी बातें सुनें। वो यही बात कहने वाला था कि अमेरिका के एक अंडरग्राउंड सेल में उसे कैदी बनाकर रखा गया था और कानून के खिलाफ उसे टॉर्चर किया गया। वो उनके जुल्मों सितम से तंग आकर कैद से फरार हुआ है और अब छुप छुपाकर बाबा साहब के दायरे में पनाह लेने जाएगा। सारा जोर इस बात पर होता कि वो बाबा साहब के दायरे में जाकर छुपने वाला है। इसके बाद अमेरिकी और उसके इत्तेहादी ममालिक मुतालबा करेंगे कि फरहाद को दोबारा उनके हवाले किया जाए। अगर मुतालबा पूरा ना किया गया तो उस इदारे पर तबाहकुन हमले किए जाएंगे, उसे नीच तो नाबूद कर दिया जाएगा। एल्पा और किबरिया उस खास चैनल के प्रोग्राम प्रोड्यूसर और वहाँ के अमले के अहम अफराद के दिमागों पर कब्जा जमा चुके थे। ठीक रात के 8 बजे अनाउंसर ने कहा, नाजरीन, हम अपने ऐलान के मुताबिक फरहाद अली तैमूर को पेश कर रहे हैं। मिस्टर फरहाद पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है जिसे अब तक दुरुस्त साबित नहीं किया जा सके। मिस्टर फरहाद उनकी कैद से फरार होकर रूपोशी की ज़िंदगी गुजारे हैं। अगर वो बराह रास्त हमारे स्टूडियो में आते तो अमेरिकी इंटेलिजेंस वालों ने गिरफ्तार कर लेते। लिहाजा मिस्टर फरहाद ने राजदारी से अपनी ये बातें रिकॉर्ड कराई हैं। ये लाइव प्रोग्राम नहीं है, हम रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। ऐसे वक्त एक और अनाउंसर ने आकर कहा, नाजरीन, यहाँ एक दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो गई। एक और फरहाद अली तैमूर ये दावे कर रहा है कि वो भी अमेरिका के कैदी थे और कैद से फरार होकर रूपोश रहने लगे हैं। नंबर 7 अमेरिकी अकाबरीन और इत्तेहादी ममालिक के सरबराह ये प्रोग्राम देख रहे थे। एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है, एल्पा गड़बड़ कर रही है, हमारे फरहाद के साथ अपने फरहाद को पेश कर रही है, उसे ऐसा करने से रोका जाए। नंबर 7 ने एल्पा को मुखातिब किया, मैडम, आपने कहा था हमारे डमी फरहाद के मामलात में आप मुदाखलत नहीं करेंगी। वो बोली, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तुम अपने मंसूबे के मुताबिक जो कर रहे हो उसमें मुदाखलत नहीं कर रही हूँ। आप ऐसे वक्त दूसरा फरहाद पेश कर रही हैं, दुनिया वालों को उलझा रही हैं। कोई ये समझ नहीं पाएगा कि दोनों में से कौन असली है और कौन सच बोल रहा है।
एल्पा नंबर 7 और अमरीकी आला अफसरान इस बहस में उलझे हुए थे। उधर अमरीकी डमी फरहाद की रिकॉर्डिंग दुनिया वालों के सामने पेश की जा रही थी। वो डमी फरहाद कह रहा था, मुझे कैदी बनाकर बुरी तरह टॉर्चर किया गया। कानून के मुताबिक मुझे अदालत में पेश करना चाहिए, लेकिन मेरे दुश्मन ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि अदालत में मुझे दहशतगर्द साबित नहीं कर सकेंगे, इसलिए वह मुझे टॉर्चर सेल में मार डालना चाहते थे। मैं बड़ी मुश्किलों से जान बचा कर आया हूँ। मैंने तय कर लिया है कि रुपोश रहकर सफ़र करता रहूँगा और किसी भी तरह बाबा साहब के दायरे में पहुँचकर वहाँ बाकी ज़िंदगी गुजारूंगा। अनाउंसर ने कहा, नाजरीन, अभी मिस्टर फरहाद बहुत कुछ कहने वाले हैं। हम थोड़ी देर के लिए सिलसिला मुनक़ता करके दूसरे फरहाद अली तैमूर को पेश कर रहे हैं। आप दूसरे फरहाद को भी देख लें, दोनों की बातें सुनकर असली फरहाद को पहचानें। स्क्रीन पर एल्पा और किबरिया का डमी फरहाद नजर आने लगा। वो भी टॉर्चर सेल में होने वाले जुल्म सितम की दास्तान सुनाने लगा। फिर उसने कहा, मैं रूपोश रहकर साबित करूंगा कि दहशतगर्द नहीं हूँ और पनाह लेने के लिए बाबा साहब के दायरे में नहीं जाऊंगा। वहाँ पनाह लेने का नतीजा ये होगा कि अमरीकी और उसके इत्तहादी बाबा साहब के दायरे के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। मुझे वहाँ से दोबारा गिरफ्तार करने के लिए इस इदारे पर हमले करेंगे और इतने बड़े इस्लामी इदारे को नाबूद करना चाहेंगे। वैसी बातें कर रहा था जो दुश्मनों के मंसूबे के खिलाफ थी। वो कह रहा था, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके नतीजे में दुश्मनों को मौका मिले और वह इस्लामी इदारे को नुकसान पहुंचाएं। मेरे छुपने के लिए और महफूज रहने के लिए एक और मजबूत पनाहगाह है। मैं कल तक वहां पहुंचने वाला हूं। उससे पूछा गया कि आप बता सकते हैं कि वो पनाहगाह कहाँ है? मैं वहां पहुंचकर बताऊंगा। अगर मैं वक्त से पहले बताऊंगा तो दुश्मन मुझसे पहले उस पनाहगाह तक पहुंच जाएंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अनाउंसर ने कहा, नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस्टर फरहाद अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुके हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी खुफिया पनाहगाह में पहुंचने के बाद हमसे रब्ता करेंगे। उम्मीद है कि हम कल तक फिर दूसरे फरहाद अली तैमूर को पेश कर सकेंगे। उस चैनल पर चंद सेकंड तक वक्फा रहा। फिर अनाउंसर ने कहा, नाजरीन, हमें बाबा साहब के दायरे से एक पैगाम मौसूल हुआ है। ये पैगाम एक ऑडियो कैसेट में है, हम इसे पेश कर रहे हैं, समात फरमाएं। उस चैनल से एक मर्दाना आवाज़ उभरने लगी। मैं बाबा साहब के दायरे का एक ओहदेदार बोल रहा हूँ। मेरा नाम खलील बिन मुकर्रम है। मैं बाबा साहब के दायरे के तमाम आला ओहदेदारान की मुत्तफ़िक़ा राय के मुताबिक ये कह रहा हूँ, किसी भी फ़रार होकर आने वाले फ़रहाद से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हमने असल फ़रहाद अली तैमूर को अदालत में पेश करने के लिए उसे अमरीका के हवाले किया था। फ़रहाद भगोड़ा नहीं है कि बुज़दिलों की तरह कैद से फ़रार होकर हमारे पास पनाह लेने आएगा। ये अमरीकी चाल है। 2 अदद डमी फ़रहाद को हमारे इदारे की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन हम किसी को पनाह नहीं देंगे। हम सिर्फ असली फ़रहाद को अदालत से बाइज़्ज़त तौर पर बरी कराएंगे। हम अमरीकी अकाबरीन से कहते हैं कि फ़रहाद को आलमी अदालत में पेश करना उनकी ज़िम्मेदारी है। वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, वरना हम उनके खिलाफ ये मुकदमा करेंगे कि उन्होंने असल फ़रहाद को मार डाला है और 2-4 डमी फ़रहाद के ज़रिए ड्रामा प्ले कर रहे हैं। बाबा साहब के दायरे से ऐसी बातें सुनकर अमरीकी अकाबरीन परेशान हो गए। ये वाकई उनकी जिम्मेदारी थी कि कैदी फ़रहाद को अदालत में पेश करते। पेश ना करने की सूरत में बाबा साहब के दायरे से असली फ़रहाद की वापसी का मुतालबा किया जा सकता था। वो अमेरिका के खिलाफ कानूनी लड़ाई में जीतने वाले थे। एक अमरीकी अफसर ने कहा, परेशानी की ऐसी बात नहीं है, कैदी जेल से फ़रार होते रहते हैं। हम साबित कर देंगे कि जिस फ़रहाद को कैदी बनाया गया था वो वाकई फ़रार हो गया। हमारी नाकामी यह है कि फ़रार होने वाले फ़रहाद को बाबा साहब के दायरे में घुसने नहीं दिया जाएगा। हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक फ़रहाद को बाबा साहब के दायरे में ना पहुंचा सकेंगे, ना उस इदारे पर हमला करने का जवाब पैदा कर सकेंगे। दूसरे अफसर ने कहा, कैदी फ़रहाद को एल्पा ने अगवा किया। एल्पा को बाबा साहब के इदारे की इमदाद हासिल थी। इस तरह साबित होता है कि वही असल फ़रहाद था। वो कल तक किसी खुफिया पनाहगाह में पहुंचने वाला है। उस इदारे वालों ने पहले ही उसके लिए पनाहगाह का इंतज़ाम कर रखा है। हमें समझना चाहिए कि वह पनाहगाह कहाँ हो सकती है। एक और अफसर ने कहा, हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले और मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले सुराग रसां ये मालूम करने की कोशिशें कर रहे हैं। तमाम ममालिक एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और खुशकी के तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही है। कोई भी ऐसा शख्स जो बीमार है और हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है उसे चेक किया जाएगा। उसके चोर ख्यालात पड़े जाएंगे। कोशिश ये की जा रही है कि उस फ़रहाद को साउथ अफ्रीका से बाहर ना निकलने दिया जाए। अब वो उस एक डमी फ़रहाद की तलाश में मसरूफ़ हो गए थे। उनके अपने डमी फ़रहाद को बाबा साहब के दायरे में पहुंचाने वाला मंसूबा नाकाम हो गया था। तमाम बड़े आलमी इदारों की तरफ से पूछा जा रहा था कि अमेरिका ये कैसा ड्रामा प्ले कर रहा है। वो बाबा साहब के दायरे से एक फ़रहाद को कैदी बनाकर ले गया था, फिर उसकी कैद से 2 फ़रहाद कैसे फ़रार हो गए। ऐसे अंडरग्राउंड सेल में जहाँ सख्त इलेक्ट्रॉनिक इंतजाम किए गए थे, वहाँ से कैदी भी फ़रार नहीं हो सकता, जबकि 2 अदद कैदी फ़रहाद फ़रार हो गए थे। वो अपनी तरफ से ये सफाई पेश कर रहे थे कि एक ही फ़रहाद फ़रार हुआ है। बाबा साहब के दायरे वाले दूसरे फ़रहाद के फ़रार होने का ड्रामा प्ले करके इस मामले को उलझा रहे हैं और वह जल्द ही उसे एक फ़रहाद को गिरफ्तार करने वाले हैं। ये मामला इतना दिलचस्प और अहम हो गया था
कि कोबरा और रासपुटीन भी उन दो अदद फरहाद से दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने उज़्बेकिस्तान वाले फरहाद को आर्जी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। वो भी ये मालूम करने लगे कि वो फरहाद कल तक किस मुल्क के किस इलाके में किस खुफिया पनाहगाह तक पहुंचने वाला है। ऐसे वक्त आला बीबी ने उसे मुखातिब किया, हाय मैं हूँ मिस अननाउन, क्या हो रहा है। ठीक ऐसे ही वक्त कोई औरत रासपुटीन से कह रही थी, यू शट अप, क्या खुद को गुलफाम समझते हो, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। उधर रासपुटीन ने आला बीबी की सोच की लहरों को सुनते ही सांस रोक ली। उस औरत से बोला, मेरी जान, मैं तुम्हारे गुस्से को प्यार में बदल सकता हूं, लेकिन फिर सही, अभी मुझे मसरूफ रहना होगा। वो किसी हसीन औरत को फांस रहा था। ऐसे वक्त कोई भी उसके दिमाग में आना चाहता तो वो उसे भगा देता, लेकिन उसे मिस अन्ना उनकी बहुत ज़रूरत थी। वो उसे मुखातिब करते हुए बोला, सॉरी, मैंने सांस रोक ली थी। आला बीबी उस हसीन औरत के दिमाग में जगह बना चुकी थी। दूसरी बार रासपुटीन के अंदर आकर बोली, शायद तुम मसरूफ़ हो, मैं फिर किसी वक्त आऊँगी। ओह नो, मैंने मसरूफियत ख़त्म कर दिया। तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता था। मैं जानती हूँ तुम उन दो अदद फरहाद के बारे में पूछना चाहते हो। ओह गॉड, तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे बारे में अमरीकी अफसरान दुरुस्त कहते हैं कि तुम जादू जानती हो। बेशक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम उनके बारे में क्या जानती हो। मैं दूसरे को अहमियत नहीं दे रही हूँ, सिर्फ उस फरहाद के पीछे हूँ जो कल तक किसी पनाहगाह में पहुँचने वाला है। क्या तुम उसका ताक़ुब कर रही हो? मैं उसके पीछे कहाँ भागती फिरूंगी? मैं तो काहिरा में हूँ, मेरे का अहलकार उसका ताक़ुब कर रहे। रासपुटीन ये सुनकर चौंक गया कि मिस अननोन काहिरा में है, क्योंकि वो भी इस शहर के एक होटल अल-स्वीज़ में था। हकीकतन वो काहिरा में नहीं थी। वो उस हसीन औरत के दिमाग से ये मालूम कर चुकी थी कि वह एक आला दर्जे के होटल स्वीज़ में है। वहाँ की वो काउंटर गर्ल बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम नबीला था। वह नबीला में दिलचस्पी ले रहा था और वह उसे कतरा रही थी। वो टेलीपैथी के जरिए उसे किसी वक्त भी अपने कमरे में बुला सकता था, इसलिए फ़िलहाल उसे छोड़कर आला बीबी से अहम बातें कर रहा था। उसने पूछा, क्या वो फरहाद तुम्हारे आलाकार की नज़रों में है? बेशक, वो फरहाद के साथ सफ़र कर रहा है। क्या वो किसी त्यारे में सफ़र कर रहा है? सॉरी, ये नहीं बताऊंगी। ये तो बता दो, वो मगरिब की तरफ जा रहा है या मशरिक़ की तरफ? वो मशरिक़ बईद की तरफ जा रहा है, अभी जनूबी एशिया से गुजरा है। ओह गॉड, मशरिक़ बईद का मतलब ये हुआ कि वो हांगकांग जाएगा। मार्ली का किला उसके लिए महफूज बना गया है, वो उसी किले में जाएगा। मैं भी यही समझ रही हूँ, वो ज़रूर उस किले में जाएगा। मिस अन्नाउन, तुम बहुत बाकमाल हो। मैंने पहले भी ख्वाहिश जाहिर की थी, अब यही कहता हूँ, हम बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। मैंने दोस्ती से इनकार नहीं किया, लेकिन ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम कोरोना की तरह मुझे दोस्त बनाकर ट्रैप कर सकोगे। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम मुझे दूर दूर रहने को कहोगी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। लेकिन हमें कभी इतनी दूर भी नहीं रहना चाहिए कि हम कभी बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद के लिए फ़ौरन ना पहुँच सकें। मैं मानती हूँ हम किसी एक मुल्क एक शहर में रह सकते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के रूबरू नहीं आएंगे, और ना तुम कभी उस शहर में मुझे तलाश करोगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगी, तुम्हें आजमाऊंगी। तुम्हें अपना एक राज बताती हूँ। मैं पिछले 3 माह से काहिरा में हूँ और एक तवील अरसे तक रहूंगी। यहाँ मेरा इलाज हो रहा है। इलाज? कैसा इलाज? मैं कमरी महीने की हर 14वीं रात को एबनॉर्मल हो जाती हूँ। ये वजाहत से नहीं बताऊंगी कि एबनॉर्मल रहने के दौरान मैं किन हालात से गुजरती हूँ। एक बहुत ही मारूफ दिमागी अमराज के डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया था कि जब 14वीं का चांद तुलू हो तो मुझे किसी साले समुंदर पर रहना चाहिए। मैं उसके मशवरे के मुताबिक पिछले 3 महीने से दरिया नील के साहिल पर जाती हूँ। जब 14वीं का चांद तुलू होता है तो मैं एबनॉर्मल नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। सोचती हूँ अब हमेशा नील के साहिल पर रहूँ, या जब तक आसमान पर पूरा चांद रहा मैं यहाँ रहूँ, फिर बाकी दिन अपने मुल्क में गुजारा करूँ। वो बातों ही बातों में ये जाहिर कर रही थी कि आजकल काहिरा में दरिया नील के साहिल के करीब किसी बंगले में या होटल में है। वो होटल अल-स्वीज़ भी नील के साहिल पर था। आला बीबी उस काउंटर गर्ल नबीला के जरिए ये मालूम कर चुकी थी कि रासपुटीन उस होटल के एक स्वीट में है। वो बोला, तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो? तुमने ये बताया है कि काहिरा में हो? आजकल मैं पेरिस में हूँ। अगर इजाज़त दो तो किसी भी पहली फ़्लाइट से काहिरा आ जाऊँ? आ जाओ। जब दोस्ती करनी है तो दोस्तों के करीब ना रहते हुए भी करीब रहना चाहिए। एक घर में ना सही, एक शहर में रहना चाहिए। मैं इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ। इस शहर में तुम्हारी मौजूदगी एहसास दिलाएगी कि कभी बुरे वक्त में काम आने वाला कोई मेरे करीब है और एक आवाज़ में मुझ तक पहुँच सकता है। मैं वक्त आने पर साबित करूँगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मुहाफिज हूँ। किसी गर्ज या लालच के बगैर तुमसे दोस्ती निभाता रहूँगा। मैं आज रात तक किसी फ़्लाइट से वहाँ पहुँच रहा हूँ। जब तक तुम उस शहर में रहोगी मैं भी वहीं रहूँगा। आला बीबी उसके दिमाग से वापस आकर मुस्कुराने लगी। वो बेलौस और बेगर्ज दोस्ती का दावा कर रहा था और उसे झूठ बोल रहा था कि वो पेरिस में है। अब वो नील के साहिल पर जाकर उसे तलाश करता रहेगा। आला बीबी उस काउंटर गर्ल नबीला के जरिए होटल के किचन में पहुंच गई।
किचन के इंचार्ज तमाम बावर्ची और कई वेटर्स के दिमागों में जगह बनाती जा रही थी। उससे इंतज़ार था रास्पुटीन होटल में वापस आकर लंच कर सकता था या रात का खाना खा सकता था। ऐसे वक्त वो उसे हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला कर सकती थी। वो वाकई नील के साहली इलाके में आ गया था। वह साहिल तकरीबन 10 मील तक इस तरह आबाद था कि वहाँ अमीर कबीर अफराद के बंगले थे, कई महंगे होटल और तरह तरह की तफरीह गाहें और नाइट क्लब वगैरह थे। वहाँ मिस अननोन को एक ही दिन में तलाश नहीं किया जा सकता था। पता नहीं वो कितने अरसे तक वहाँ भटकने वाला था। ये भटकाने वाली पर मुनहसिर था। पता नहीं वो किस तरह उसे उल्लू बनाने वाली थी। उसने उसे तलाश करने के दौरान सोचा, फिल वक्त फरहाद से ज़्यादा मिस अननोन अहम है। जब फरहाद अपनी पनाहगाह में पहुंचेगा तो फिर उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। मैं साहिल पर नजर आने वाली हर औरत के ख्यालात पढ़ता रहूंगा। आज नहीं तो कल या 2-4 दिनों में ज़रूर अननोन तक पहुंच जाऊंगा। उसने कालेकार के जरिए अमरीकी अफसरान से रब्ता किया। फिर कहा, मैं रास्पुटीन बोल रहा हूँ। तुम सब अपने कैदी फरहाद को ढूंढ रहे हो कि वह कहाँ है और किस तरह छुपकर अपने किसी खुफिया अड्डे में पहुंचने वाला है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं वो खुफिया अड्डा मालूम कर चुका हूँ। क्या यकीन करोगे? सबने चौंक कर उस आलाकार अफसर को देखा। उसके अंदर रास्पुटीन था। एक अफसर ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? दूसरे ने कहा, वो अभी अपनी पनाहगाह में नहीं पहुंचा। फिर तुमने कैसे मालूम कर लिया? वो बोला, मिस अननोन ने अब तक कभी कोई गलत इतला नहीं दी, हमेशा सही मालूमात फराहम की है। अननोन से मेरी दोस्ती पक्की हो गई है। उसने बताया कि फरहाद मशरिक़ बईद की तरफ सफ़र कर रहा है। वो इस बात से बेखबर है कि अननोन का एक आलाकार उसका हमसफ़र है। वो अपने आलाकार के जरिए सही मालूमात हासिल कर रही है। एक अफसर ने कहा, मिस्टर रास्पुटीन, हम तुमसे आधे घंटे बाद बात करेंगे। अभी हम उसे घेरने के इंतजामात में मसरूफ़ हैं। हम अच्छी तरह समझ गए हैं वह माली के किले में पनाह लेगा। वह तमाम अफसरान अपने टेलीपैथी जानने वालों को और इत्तेहादी ममालिक के सरबराहों को ये धमाका खेज़ खबर सुनाने लगे। उनसे कहने लगे कि हांगकांग और वहाँ के तमाम जनूबी जजीरों में अपने जासूस पहुँचा दें। फरहाद के किले तक पहुँचने से पहले जजीरा लिन ताओ में छाता बरदार गोरीला फ़ौज उतारी जाए। वह फ़ौज उस माली के किले का मुहासरा करेगी और फरहाद को वहाँ जाने से पहले ही गिरफ्तार करेगी। जंग के आसार पैदा हो गए थे। तमाम इत्तेहादी ममालिक की फ़ौजें अलर्ट हो गई थीं। फरहाद को किले के अंदर जाने से रोकने के लिए तमाम दुश्मन हद से गुजर जाने वाले थे। ये तो उन्हें बाद में मालूम होने वाला था कि उनके तमाम मुस्तहकम इंतजामात करने से पहले ही फरहाद अली तैमूर किले के अंदर पहुंचा हुआ है। मैं अपनी डमी बहुत पहले ही वहां पहुंचा चुका था। चीन की इजाज़त के बगैर वहां कोई मुल्क अपनी फ़ौज नहीं उतार सकता था और ना ही अपने जासूस और सीक्रेट एजेंट्स भेज सकता था। मेरे तमाम दुश्मन ममालिक चीनी हुकाम से इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे कह रहे थे कि फरहाद दूसरे दिन किसी भी वक्त अपने किले में जाने के लिए जजीरा लिन ताओ पहुंच सकता है। ये एक रात ख़त्म होने और दूसरे दिन का सूरज निकलने से पहले उन्हें आर्जी तौर पर अपनी फ़ौज उतारने की इजाज़त दी जाए। फरहाद को गिरफ्तार करते ही फ़ौज वापस चली जाएगी। चीनी हुकाम राज़ी नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया, हमारी हदूद में किसी भी मुल्क की फ़ौज को कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।